हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन की। कल मैंने आपको कुछ जनरल आइडिया दे दिया था कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है और बेंजीन क्या होता है। उनकी ही अपन बात करने वाले हैं। आज अपन थोड़ा एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो यहाँ का यदि अपन वेटेज उठा के देखें हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन से क्या है कि जो लेव स्टेंट है, जैसे अपन बात करें लेव स्टेंट के एग्जाम की बात करें, लेव असिस्टेंट बात करें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें, आरपीएससी ग्रेड 1 की बात करें, इन तीनों एग्जाम में आप देखोगे ना, तो यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो ज्यादा खेला है ना, वो खेला खेलेगा रिएजेंट, अर्थात रिएजेंट चेंज होते ही प्रोडक्ट बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं एक्वस केओच ले लूंगा, तो बताओ एल्कोहल बनेगा, लेकिन मैंने साथ ही एल्कोहलिक केओच ले लिया तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैंने H2SO4 ले लिया तो वो भी एल्कोहल ही बनाएगा, लेकिन मैंने कंसंट्रेट ले लिया H2SO4 तो वो भी एल्कीन बना देगा। यदि मैंने KMnO4 ले लिया तो एसिड में चेंज करेगा सीधा ही, लेकिन मैंने सर एल्केलाइन ले लिया KMnO4 तो एल्कोहल पे ही छोड़ देता कहानी को। तो आपको समझाने वाला हूं कि रिएजेंट किस तरीके से खेल खेलता है। अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज्यादातर खेला है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, वो सब कंप्लीट किस पर डिजर्व करता है भाई, बोलो भाई, रिएजेंट पर। रिएजेंट ही प्रोडक्ट का कंडीशन बदल देता है। आगे बात समझ में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी मैं सारी वो बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। जो आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर दे रखा है ना, उसके लिए आप सभी में ये यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो हाइड्रोकार्बन जो रीट मेंस है ना, रीट मेंस में कार्बन एवं उसके यौगिक, उस चैप्टर में भी इसका कुछ वेटेज दे रखा है। तो आपको जनरल बातें तो यहाँ से समझ में आ जाएंगी कि जैसे मैं बात करूं एल्केन्स, एल्केन्स को बोलते हैं पैराफिन्स और एल्कीन को बोलते हैं ओलिफिन्स। ठीक है, ये नाम किस तरीके से रखे गए, तो ये सारे नाम आ जाएंगे। एलपीजी अपन यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी अपन यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन सभी की बात अपन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही करने वाले हैं। कब प्रभाजी आसवन होता है, कब अपन के अलग अलग तरीके से अपन इनको अलग अलग करते हैं, जैसे पेट्रोल बनाना है अपने को, डीजल बनाना है, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन का अपन यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। तो ये क्लास आपकी लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे की होगी। तो बिल्कुल भैया कंसंट्रेट होकर के पूरा चैप्टर यदि आपको पढ़ना है तो आप लास्ट तक बने रहें, ताकि आपके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में जी, बोलो भाई बोलो। तो करें स्टार्ट। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, और कल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन भी बता दी थी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे बात समझ में जी, बोलो भाई। अब इस चैप्टर को अपन पढ़ने के बाद में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखा है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन को हाइड्रोकार्बन का भी पढ़ना है भैया, क्योंकि एक्चुअल में तो हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है। इसके बाद में आपको समावेश दे रखे आइसोमेरिज, तो आइसोमेरिज भी पढ़नी है अपने को। तो अपन पूरा कंप्लीट चैप्टर के अंतर्गत कर लेंगे, लेकिन क्या क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। यहाँ बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में अपनी तैयारी में क्या लगाओगे जी, 4 चांद लगा दोगे। चलो जी, अपन सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से आपको पता क्या पड़ता है। तो इसमें कह रखा है कि हाइड्रोकार्बन से आपको खुद ही पता पड़ रहा है कि हाइड्रोजन, जिसका अर्थ है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। ठीक है जी। अब इनका उपयोग कहां होता है, तो देखो आपको एलपीजी यूज करते हो, आप सीएनजी यूज करते हो। ठीक है, इसके बाद में आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द जो यूज करते हैं एलएनजी। एलएनजी का मतलब होता है द्रवित प्राकृतिक गैस, प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है, ये प्रभाजी आसवन से भूपर्पटी के अंदर पाया जाता है, इससे प्रभाजी आसवन। देखो पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है, के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल तथा डीजल केरोसिन प्राप्त होते हैं। आपको पूछ लेगा
कि जो भूपरपट्टी के अंतर्गत जो पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, इनसे अपन को पेट्रोल डीजल वगैरह प्राप्त करते हैं, तो कौन सी विधि द्वारा करते हैं? अब ये देखो रीट मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रभाजी आसवन। क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन। इसके बाद में प्राकृतिक गैस तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पाई जाती है, संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है। सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। केरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में पहले करते थे, अभी तो नहीं करते भैया, पहले करते थे, ठीक है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता था। स्वचालित वाहनों में अपन सीएनजी का उपयोग करते हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी का आवश्यक होती है। पेट्रोल सीएनजी चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन में करते हैं, पॉलीप्रोपीन में करते हैं, पॉलीस्टाइरीन में करते हैं, आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? जो कलर करते हैं ना, उसमें विलायक के रूप में करते हैं। और रंजक द्वारा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। क्या समझे साहब? आप समझे होंगे कि अपन यूज करते हैं जी एलपीजी का, सीएनजी का, एलएनजी का। इसके बाद में अपन यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, ठीक है। अब देखो सीएनजी पेट्रोल डीजल तो वाहन को चलाते हैं, ठीक है। एलपीजी का उपयोग अपन घर में काम करते हैं, खाना बनाने में, इनसे प्रदूषण कम होता है। पहले अपन केरोसिन का भी उपयोग करते थे। किसका करते थे जी? केरोसिन का भी उपयोग करते थे। केरोसिन का उपयोग अभी के बच्चे तो नहीं देखते होंगे, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी जो दादी थी, अम्मा क्या करती थी कि जैसे ही एक दीपक बनाती, उससे जैसे दिया वगैरह बोलते, दीपक बनाती, उसमें बाती होती, और बाती के अंतर्गत जैसे नीचे तेल डाल देते थे उसमें, और उसको जला के रात को उजाला करते जब लाइट नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पर लाइट क्या है 5-6 घंटे आती थी, ठीक है। तो लेकिन आजकल के टाइम पर तो 18 घंटे लाइट आ रही है। तो अपन के बच्चे आजकल के तो दिए को जानते नहीं है, लेकिन हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं दिए को। तो दिए क्या होता है? अब यदि दिए को तेज जलाना है तो अपन क्या करते हैं? उसकी बाती को और लंबा खींच देते ऊपर, और बाती को लंबा खींचे क्या उसमें नीचे केरोसिन भरा रहता, तो उससे अपन उसको जला देते। लेकिन आजकल क्या है भैया, इन्वर्टर आ गए हैं, इसके साथ में आपके लाइट भी आ गई है, तो आजकल इनका उपयोग अपन क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं। आजकल के बच्चे दिए शब्द का प्रयोग भी नहीं जानते, लेकिन अपन पुराने जो अभी हमारे टाइम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने दियों से पढ़ाई भी की है गाँव में। क्योंकि गाँव में जब लाइट नहीं आती ना, तो उस टाइम दिए ही जलाते थे। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्गीकरण की बात। किसकी बात करेंगे? वर्गीकरण की। वर्गीकरण मैंने कल पढ़ा दिया है आपको। वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ना है? देखो जी, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कार्बन कार्बन आबंधों के आधार पर ये मुख्यतः 3 समूह में वर्गित कर रहे हैं: संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। अब देखो, संतृप्त का मतलब क्या मैंने बताया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। इसके साथ में ही आपको एरोमेटिक कंपाउंड तो अलग ही एक स्थिति है। जैसे आपको एरोमा शब्द से लिया गया है, वो एरोमेटिक में तो कार्बन कार्बन क्या मिलेगा बताओ? डबल, सिंगल, डबल, इस तरीके से एरोमेटिक में होते हैं। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है: संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। आगे बात समझ में जी। इसके बाद में यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, और सिंगल डबल का मिक्सर होगा, रिंग में होगा, तो उसे बोलेंगे बेंजीन या एरिन। क्या बोलते हैं जी? एरिन। इसके बाद में इसी तरीके से इसकी जो अलग एल्केन होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, कम से कम 3 कार्बन, किसी भी को भी रिंग बनानी है तो बताओ, 1 कार्बन की रिंग बन सकती है क्या? 1 कार्बन रिंग बना सकता है क्या? नहीं सर। 2 कार्बन रिंग बना सकते हैं क्या? नहीं सर। C1 और C2 बोलो, 2 रिंग। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? C1, C2 और C3, ये 3 कार्बन है। अब ये रिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? C1 से लेके C2, और C2 से लगा C3, और C3 को फिर ऐसे कर दो। तो कम से कम आपको यदि रिंग बनानी है, वलय बनानी है, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम चाहिए सर 3 कार्बन। तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन, 7 कार्बन साइक्लोहेप्टेन। इस तरीके से उनके नाम क्या नाम हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि अपन बात करेंगे जीएफ की, जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला है भैया। यदि साइक्लिक कंपाउंड है कोई भी, तो जनरल फॉर्मूला जो यूज करेगा एल्केन में, वो यूज करेगा CnH2n। क्या यूज करेगा? CnH2n। CnH2n क्यों करेगा भाई? क्योंकि इसमें के अंतर्गत अपन को 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, नहीं कार्बन की बैलेंसी हो जाएगी 5 5 5 5 5। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही
बनाता है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए जी। इसके बाद में अब देखो एल्केन क्या होता है, जो काम की बात है मैं सारी बता दूंगा आपको। एल्केन क्या होता है बताओ, एल्केन क्या है, संतृप्त होता है, बोलो संतृप्ति होता है क्या, बोलो। इस तरीके से इसका जो पहला पदार्थ है वो है मीथेन। क्या है जी, मीथेन। अब जो मीथेन है ना, ये दलदली क्षेत्रों से निकाला जाता है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, हनुमानगढ़ गंगानगर वाले जिले, उनके अंदर क्या होता है, जैसे अपन की धरती है वो क्या है, जैसे पानी होता है ना उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, जैसे मार्स गैस बोलते हैं, CH4 क्या बोलते हैं, मार्स गैस। और मार्स का मतलब होता है दलदली क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका नाम मार्स गैस है। दलदली का मतलब जैसे आपको बाहर से तो लगेगा कठोर, और अंदर से क्या होता है वो, बोलो, अंदर से होता है नरम। तो अब जैसे आपका पैर जाएगा ना, तो पैर उसके अंदर धस जाता है। तो ऐसे दलदली क्षेत्रों से यदि प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं जी, मार्स गैस कहा जाता है। इसके बाद में कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है उसको कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है। ये मैंने आपको बात बता दी। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी, 4 बॉन्ड बनाता है। यदि एल्केन के प्रथम सदस्य की बात करूं मैं, तो इसका प्रथम सदस्य होता है मीथेन, दूसरा की बात करूं तो एथेन, तीसरे की बात करूं तो प्रोपेन, चौथे की बात करूं तो ब्यूटेन, पांचवे की बात करूं तो पेंटेन। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कैसे बनेंगे सर, इसमें से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाते जाना है। जैसे मैंने बात की कि जैसे पहला है CH4, क्या है जी, CH4, इसे बोलते हैं मेथेन। क्या कहते हैं जी, मेथेन। क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, बोलो भाई। अब मैंने क्या किया, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और CH3 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो बताओ क्या बन गया, CH3, यही बनेगा क्या। अब मैंने क्या किया, CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक CH3 ऐड कर दिया, तो बताओ क्या बना फिर, तो CH3, CH2, CH3, तो इसे बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे जी, प्रोपेन। तो इस तरीके से सारे क्या बन जाते हैं, इनके कंपाउंड बनते हुए चले जाते हैं। H का विस्थापन करना है CH3 से, तो क्या बन जाएगा जी, बोलो भाई। इस तरीके से आगे के कंपाउंड बनते हुए चले जाते हैं। इसके बाद में आपको बतानी है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भैया, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कितने बनाता है, 4 बॉन्ड। तो समझो किस तरीके से बनाता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको याद है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो वहां चार वैलेंसी खाली हो जाती है, उसकी 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। आगे बात समझ में, कैसे बनाता है, तो देखो ये अज्यूम करो कार्बन है, एक बॉन्ड ऊपर की साइड है, एक बॉन्ड ऊपर की साइड है, एक इधर की साइड है, एक इधर और एक इधर, 3 हो गए, एक आपके सामने। ठीक है, तो कितनी वैलेंसी हो गई, 4, या फिर एक पीछे हो सकती है। कैसे समझाऊंगा बताओ। समझाने के लिए अपने को 3D मॉडल में अरेंज करना आना चाहिए। तो देखो एक वैलेंसी ये रही, दूसरी वैलेंसी ये रही, तीसरी वैलेंसी ये रही और चौथी वैलेंसी ये रही। तो देखो यहां आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट वैलेंसी ऊपर की साइड में है, एक वैलेंसी ये रही, एक ये रही और एक ये रही। अब देखो ये आपके सामने है, ये सामने है, तो एक पीछे की साइड जाएगी। अर्थात ये ऐसे देखोगे तो एक आपको दिख नहीं रही होगी, 3 तो आपको दिखेंगी लेकिन एक दिखेगी नहीं। वो जो नहीं दिख रही है ना, वो होती है अवे फ्रॉम द बीवर, और जो अपने को दिख रही है वो होती है, बोलो, अब देखो वैलेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो देखो कार्बन क्या करेगा, जैसे आपको मैंने स्थिति बता रखी है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो देखो आपको 2 तल में तो दिखाई देता है, एक्स वाई तल में तो अपन देख सकते हैं, लेकिन अपन को 4 वैलेंसी को दर्शाने के लिए 3D अरेंजमेंट आना चाहिए भैया। 3D अरेंजमेंट में क्या होता है, एक तो होती है अवे फ्रॉम द बीवर, अर्थात अपने को दिखाई नहीं दे रही, उससे दूर की ओर, और एक होती है टुवर्ड्स द बीवर, अर्थात जो दिख रही है ना उसे बोलते हैं टुवर्ड्स द बीवर। अब देखो इसकी यदि मैं बात करूं तो इसको शो करते हैं बेज लाइन द्वारा, इसे बोलते हैं बेज, और इसके साथ में आता है डैश। ठीक है, अब ये देखो ये जो बेज है ना, ये ऐसे दिख रही है ऊपर की साइड में, ऊपर, और ये पीछे की साइड में, तो इसे बोलते हैं टुवर्ड्स द बीवर, अर्थात देखने वाले के सामने, देखने वाले के सामने। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है ऐसा नहीं देखा होगा। देखो देखने के सामने और ये देखने वाले से दूर, अर्थात अवे फ्रॉम द बीवर, अवे फ्रॉम द बीवर, अवे फ्रॉम द बीवर, अर्थात जो देख रहा है ना उसके पीछे की साइड होगी, उसे बोलते हैं 4th वैलेंसी। 4 वैलेंसी शो करता है, आपको याद रखना है कार्बन मैक्सिमम कार्बन के अंतर्गत। और क्या होता है जी, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, अर्थात कार्बन के अंतर्गत मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या पाई जाती है जी, टेंडेंसी पाई जाती है। जो मैं शब्द कह रहा हूं ना, इन शब्दों को सुनते जाना, आपको इस पर दिखे या नहीं दिखे, इनसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है जी, अब देखो आपने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ाई होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बताओ।
एक कार्बन, कार्बन यदि 4 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है जी? 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3। क्या होता है जी? sp3। ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए भाई, बोलो भाई, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये समझ लो आप, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको पता है इसका, ये है sp3 और ये है 1s, ये भी sp3 है, ये 1s है, ये sp3 है, ये 1s है, ये sp3 है और ये 1s है। आप जानते हो जब कोई भी ऑर्बिटल एक s 3p आपस में मिलकर के 4 नए sp3 संकरण कक्षकों का निर्माण करते हैं तो वहां होता है sp3 संकरण। क्या होता है जी? sp3 संकरण होता है। इस तरीके से 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 4 बॉन्ड बनाने के साथ में यदि मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करेंगे जी? बॉन्ड एंगल, बंद कोण। तो इन दोनों के बंद कोण का मान होता है, या इसके बोलूं 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री क्या होता है? 28 मिनट इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। एक बात आप याद रख लोगे, यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण होगा sp3। यदि एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण होगा sp2। यदि एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण होगा sp। और यदि कार्बन दोनों साइड ही डबल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण उसका भी sp हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इस तरीके से अपने को क्या करनी है जी? याद कर लेना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे नाम पद्धति की। नाम पद्धति में आपको एक ही बात याद रखनी है, सबसे पहले आप जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। किसका? जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। जनक श्रृंखला का चयन कैसे करोगे? इसे बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? बड़ी होनी चाहिए, अर्थात जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे उसे अपन सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, प्रतिस्थापी अत्यधिक होने चाहिए। प्रतिस्थापी अधिक होने चाहिए। प्रतिस्थापी भी क्या होने चाहिए? अधिक। अर्थात चेन सेलेक्ट करने के साथ में आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि प्रतिस्थापी सबसे ज्यादा होने चाहिए। इसके बाद में नंबरिंग कहां से करोगे? यदि नंबर देना है आपको, क्या देना है जी? नंबर देना है, तो आप याद रखोगे लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल बच्चों ये कहता है कि आप जब प्रतिस्थापी को नंबर दे रहे हो, आपका मन करे ना जहां से दे दो। मैं ये कहता हूं आपका जहां मन करे ना वहां से दे दो। जब प्रतिस्थापी को जो नंबर दे रहे हो ना, उन सभी को काउंट करके देख लो, जिसमें भी प्रतिस्थापियों के नंबर का एडिशन जोड़ करके सबसे कम आएगा ना, वही नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में जब नाम लिखते हो, क्या लिखते हो जी? नाम लिखते हो। तो नाम लिखने में आपको A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है जी। ये आपने पढ़ी होंगी ABCD। ABCD का याद रखना है भैया। ए पहले आता है तो ए वाला नाम पहले लिखोगे, चाहे नंबर कोई भी है। बी वाले का नाम अलग लिखोगे। इसके बाद में यदि कोई भी जैसे आपको दे रखे सेकेंडरी, टर्सरी, इनको अपन कभी भी नंबरिंग में काउंट नहीं करते, लेकिन जो आइसोप्रोपिल होता है ना उसको अपन काउंट करते हैं। ये बात याद रख लोगे, ठीक है। आइसो का आई तो यूज करते हैं, लेकिन सेकेंडरी का एस यूज अपन नहीं करते हैं। यही छोटा सा रोल है IUPAC का, जो आपको क्या करना है जी? याद कर लेना है। इसके बाद में देखो समव्यवस्था दे रखी है। समव्यवस्था वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, लेकिन याद रख लो अणुभार समान होना चाहिए। अणुभार समान होना चाहिए, लेकिन उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो जाए। जैसे अगर जोड़ रहे हैं तो संरचना में यदि अंतर दिखेगा तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक समावयवी। जैसे आपको श्रृंखला में कोई अंतर दिख रहा है तो श्रृंखला, स्थिति में दिख रहा है तो स्थिति, यदि कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है तो क्रियात्मक समूह। इस तरीके के नाम, जैसे नाम है ना, इनके ऐसे ही काम है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हुआ बताता जाऊंगा क्या क्या करना है जी, क्या क्या नहीं करना है। हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, आपको बताने हैं, कल मैंने आपको वैसे लास्ट क्लास में आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बता देते, आपको आज फिर भी बता देता हूं। आपको एक ही बात याद रखनी बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। अब देखो
आपको एक चीज याद रखनी है, ये देखा है एन ब्यूटेन और ये दे रखा है 2 मेथिल प्रोपेन अर्थात आइसोब्यूटेन। इसका क्वथनांक दे रखा है 261, इसका दे रखा है 237। अब एनसीईआरटी में ये गलत है, एनसीईआरटी में क्या है, ये गलत है, क्योंकि जब कोई भी लिखता है ना, इसका एक्चुअल में होता है 273। कितना होता है? 273 केल्विन। कितना है जी? 273 केल्विन। ये बात याद रख लोगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो करेक्ट कर लेना इसको। रीजन क्या है? देखो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग वाले से तो इसका हमेशा ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको ये सोचोगे एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में भी बहुत गलतियां दे रखी हैं, जिनको अपन पढ़ाते टाइम क्या करवा देंगे, सही करवाते हुए चलेंगे। क्या करोगे इसको? 273। चलो जी, अब आपको दे रखा है कि पेंटेन, कल मैंने एग्जांपल भी करवा रखा है वैसे आपको। पेंटेन को आपको बताना है, पेंटेन देखो एन पेंटेन है, ये सीधी श्रृंखला है तो एन पेंटेन है। किस किस तरीके से समझोगे? देखो अगर आपको कोई ऐसे तरीके से सीधी कोई श्रृंखला देखे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं जी? एन। अब देखो सेकंड पर यदि कोई बैलेंसी निकल जाए उसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। इसके बाद में यदि कोई कार्बन जैसे ऐसे तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके कार्बन लगा हुआ है, इसे बोलते हैं टर्सरी वर्ड। क्या बोलते हैं? टर्सरी वर्ड। इसके बाद में कोई यदि इस तरीके से ये और यहां से इस तरीके से कोई वर्ड निकले तो इसे बोलते हैं नियो वर्ड। क्या बोलते हैं? नियो। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप याद रखोगे। नियो वर्ड ओनली ऑन यूज होता है पेंटेन के लिए, टर्सरी जो वर्ड होता है वो यूज होता है ब्यूटिल के लिए, आइसो वर्ड होता है पहली बार उपयोग में आता है वो प्रोपिल के लिए। आगे बात समझ में? बाकी सारे यूज होते हुए चले जाते हैं। ये बात आप लोगों को क्या आनी चाहिए जी? समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो जी, इसमें क्या कर रखा है, एन पेंटेन का क्वथनांक देखो 309 है, 2 मेथिल ब्यूटेन का आइसोपेंटेन का 301 है, और 2 डाई मेथिल प्रोपेन का कितना है? 282.5 केल्विन। ये रीजन क्या है? आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, इससे ही आपका काम बन जाएगा। आगे बात समझ में जी? बोलो भाई बोलो। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन क्या है? सीधे सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है C6H14 अर्थात इसका नाम है हेक्सेन। क्या नाम है जी? हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन नाम है। आपको कह रहा है विभिन्न श्रृंखला समावियों की संरचना, IUPAC नाम लिखो। अब देखो आपको पता है कि जब श्रृंखला समावि बनाते हैं तो इनकी श्रृंखला में ही अंतर दिखेगा। श्रृंखला का मतलब ये 6 कार्बन को पहले सीधा जोड़ दिया, उसके बाद में एक मिथाइल निकाल दिया, उसके बाद में मिथाइल की पोजीशन शिफ्ट कर दी, इसके बाद में क्या किया, 2 मिथाइल निकाल दिए, इसके बाद में 3 मिथाइल। इस तरीके से आप तीनों की जब ब्रांचिंग देखोगे ना, उसे बोलते हैं श्रृंखला। अर्थात जिनका अनुभार समान होता है लेकिन श्रृंखला में अंतर दिखाई देता है, उन्हें श्रृंखला समावि भी कहा जाता है। समझो जी क्या कह रहा है ये। देखो C6H14, तो देखो सबसे पहले तो बन गया एन हेक्सेन, सीधा सीधा जोड़ोगे तो एन हेक्सेन बन जाएगा। इसके बाद में इन्होंने आइसो वाला ग्रुप अर्थात इसको CH3 लगा दिए, सेकंड कार्बन पर CH3 लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 2 मेथिल पेंटेन हो गया। इसके बाद में क्या किया, इस CH3 की पोजीशन को यहां चेंज कर दिया, तो 1 2 3 अर्थात 3 मेथिल पेंटेन हो गया। इसके बाद में क्या किया, एक CH3 और नीचे ले आए, तो देखो नंबरिंग करो, यहां से भी 1 और यहां से भी 1, यहां से 2, यहां से 2, तो कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आ गया नाम। इसके बाद में क्या किया, इस मिथाइल को लेकर के इसी कार्बन पर चले गए अपन, तो इसका नाम हो गया 1 2 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको अपन इस बदल भी तो ले सकते हैं, तो नंबरिंग भैया फिर वही आ जाएगी। अर्थात आप समझो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा समझो भाई। आपको दे रखा है C6H14 के श्रृंखला समावि बनाने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे जोड़ सकते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6, बाकी बैलेंसी तो आप उससे कंप्लीट कर लोगे हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है जी। इसका नाम है एन हेक्सेन। क्या नाम है? एन हेक्सेन। इसके बाद में सेकंड क्या बनेगा बताओ, 1 2 3 4 5, अब श्रृंखला 5 की रह गई, तो एक बार मैंने लगा दिया कार्बन यहां, तो बताओ नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद में मैंने CH3 को इधर ले आया, तो देखो 1 2 3 4 5,
अब देखो यहां ले आया तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल क्या हो गया, पेंटेन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट, अब श्रृंखला 5 की हो गई, अब मेरे को 4 की करनी है। 4 की करूंगा कैसे बताओ भाई, 1 2 3 4, एक बार सी यहां लगा दिया, एक बार सी यहां लगा दिया, नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे बात समझ में। अब देखो और ब्यूटेन में बन नहीं सकती, इसके बाद में और क्या करेंगे बताओ, 1 2 3 और 1 2, तो देखो 1 और 2 और ये 4, ये हो गई। अब देखो अब आप यहां से करोगे नंबरिंग, तो देखो यहां रखा तो यहां, इधर से करोगे इधर, तो इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अर्थात इसके श्रृंखला समय कितने बन रहे हैं, तो बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितने बन रहे हैं जी, 6 बन रहे हैं। इनके आईयूपीएसी नाम भी लिख लिए, पेपर में पूछ लेगा। C6H4 के श्रृंखला समय भी कितने बनने वाले हैं, तो आंसर लिख देना 6। चलो जी नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद में आपको एक बात और समझा देता हूं, कार्बन की डिग्री, किसकी डिग्री साहब, कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री कैसे समझते हैं, तो देखो कार्बन चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के जी, 4 प्रकार के। किस तरीके से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, चतुर्थक, ठीक है। इसे 1 डिग्री बोलेंगे भैया, इसे 2 डिग्री बोलेंगे, इसे 3 डिग्री बोलेंगे और इसे 4 डिग्री बोलेंगे। इसके साथ में समझ लो हाइड्रोजन, क्या समझो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 1 डिग्री होता है, यदि 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है, और 4 होते ही क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा उसमें, नहीं लगेगा। समझो भाई किस तरीके से लिखेंगे बताओ। अगर देखो इसके लिए अपन बोलते हैं भैया कि प्राथमिक में यदि कार्बन अपने पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं प्राइमरी, लेकिन CH3, जैसे आपको एग्जांपल दे दें CH3, तो इसको भी अपन प्राइमरी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम होता है सुपर प्राइमरी, अर्थात सुपर प्राइमरी है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुपर प्राइमरी। लेकिन एक बात समझो आप, यदि कार्बन अपने पास एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी, जैसे CC। अब इस कार्बन को देखो तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो देखो एक 1 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। यदि जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच अपने पास वाले एक कार्बन से होगा उसे बोलेंगे प्राइमरी, यदि 2 से होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी। जैसे अब इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री, क्योंकि ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। इसके बाद में टर्सरी देखोगे, अब देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, लेकिन जब देखो इस कार्बन को देखो, एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ, एक कार्बन से ये और एक कार्बन से ये, तो कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखो 3 डिग्री कार्बन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री में हमेशा याद रखना एक हाइड्रोजन मिलेगा, 2 डिग्री में हमेशा याद रखना 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और 1 डिग्री में हमेशा ही याद रख लेना 3 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, इस तरीके से। अब 4 डिग्री बताओ, 4 डिग्री कैसे लिखोगे भाई, 4 डिग्री में कैसे लिखोगे, 4 डिग्री में देखो 1 2, ये है 4 डिग्री। कैसे, अब देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, 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 ये वो है 4 डिग्री। लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें क्या, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख लो भाई, कैलकुलेट, कैलकुलेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, दिए गए कंपाउंड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री आपको कार्बन फाइंड करने हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन। ठीक है जी, कैसे करोगे बताओ भाई। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या है, CH3 C, CH3 CH2 C, CH3 CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है कि इसमें कौन कौन से प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन है। ठीक है, यदि IUPAC नाम की सोच रहा है कोई तो मैं लिख के बता देता हूं आपको। नंबरिंग करके देख लो भाई। इधर से की मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इसके बाद में मैंने दूसरी नंबरिंग की है 1 2 3 4 5। ओके जी, ये 5 हो गई। इसके बाद में और नंबरिंग पॉसिबल कर सकते हैं, पर कौन कौन सी हो सकती है देखो। अगर मैं सोचूं इसकी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1 देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी कोई भी रिंग इसमें बन नहीं रही है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो मैक्सिमम बड़ी रिंग बनेगी वो कितने की बनेगी भाई, 5 की बनने वाली है। अब आपको देखो नंबरिंग में ये काट रहा हूं, काटने का रीजन एक ही है भैया, कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन को तो दूर करना है आपके को, तो कंफ्यूजन ही रहेगा जीवन में तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा। जीवन का यदि कंफ्यूजन दूर हो गया आपको तो फिर आपको कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आएगी। ठीक है, ये बॉन्ड अब ठीक है, ये कंपाउंड दिख रहा है आपको। अब मैं नंबरिंग जो सही वाली है वो कर देता हूं। ठीक है जी, अब देखो प्रतिस्थापी, देखो यहाँ से 1 2 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, यहाँ 3 पे आ रहा है, यहाँ 3 पे आ रहा है, लेकिन देखो 2 पे दो आ रहे हैं तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है जी, एक नंबरिंग मैंने ये लिख दी। एक नंबरिंग में बच्चों आपके लिए भी लिख देता हूँ 1 3 4 5। ठीक है जी, अब आपको मैंने बता रखा है लोएस्ट लॉक एंड रूल। लोएस्ट लॉक एंड रूल क्या कहता है बच्चों, लोएस्ट लॉक एंड रूल कहता है कि जहां नंबर सबसे कम दिखेगा उसे ही अपन क्या मान लेंगे जी, बोलो, उसे ही अपन उपयोग में लेंगे। तो इधर से देख लो, इधर से ऊपर वाली मान रहा हूं मैं, ऊपर वाली एक बार देख रहा हूं तो देखो एक मिल रहा है 2 पर, एक मिल रहा है 3 पर, एक मिल रहा है 4 पर, एक मिल रहा है 4 पर। नीचे वाले की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, नीचे वाले की। नीचे वाले में देखो, नीचे वालों में दो मिल रहे हैं 2 2, इसके बाद में एक मिल रहा है 3 पर और एक मिल रहा है 4 पर। सभी को ऐड करो, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 2 और 2 4 3 7 7 4 11, इसको ऐड करो 4 4 8 3 11 और 2 13, कितना आ रहा है 13। अब लोएस्ट लॉक एंड रूल क्या कहेगा, जिसका नंबर सबसे कम आएगा वही करेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला, अर्थात ये वाली गलत हो गई, नीचे वाली सही हो गई। सबसे पहले IUPAC नाम लिखना सीख लो। ठीक है जी, अब नाम लिखो, बताओ 2 पर मैथिल है, इस पर भी मैथिल है, इस पर भी मैथिल है। ठीक है, तो बताओ नाम 2 2, इसके बाद में 3 4, टेट्रा, 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। नाम बता दो भैया पेंट, ये हो गया पेंट, और पेंट के बाद में सिंगल बॉन्ड है ना तो पेंटेन। क्या नाम हो गया, पेंटेन। ये तो हो गया IUPAC नेम। क्या हो गया जी, IUPAC नेम। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है, जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, उसकी अपन बात करेंगे। उसकी बात करने के लिए आपको पूछा है कि बताओ भैया कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। तो देखो यदि मैं बात करूं तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, क्या हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो देखो ये कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बन देखो, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। क्या हो गया 3 डिग्री। इसके बाद में इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 डिग्री है, इसके बाद में ये भी 1 डिग्री है। अर्थात जो आपको कॉर्नर पे दिख रहे हैं वो सारे 1 डिग्री हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको एक तरीका मैंने और बताया कि जब आपको 1 डिग्री कार्बन देखना है तो 1 डिग्री में आपको 3 हाइड्रोजन दिखेंगे, 2 डिग्री कार्बन जब देखना है तो 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन देखना है
3 डिग्री कार्बन देखना है तो 1 हाइड्रोजन देखेगा, और यदि 4 डिग्री कार्बन देखना है तो आपको 0 हाइड्रोजन देखेंगे। ये बात कर रहा हूं कार्बन की। किसकी बात कर रहा हूं जी? कार्बन की। ये ट्रिक याद कर लोगे ना तो पेपर में कभी नहीं फंसोगे। अब देखो, ये मेरे जैसे कोई भी पढ़ा रहा है या कोई पढ़ रहा है इस तरीके से, उनको ये चीज आसान लग रही होंगी, लेकिन भैया जब पहली बार कोई केमिस्ट्री से टच हो रहा होगा ना, उसको यही पहचानना नहीं आता कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे, ये ट्रिक है। 1 डिग्री पर 3 हाइड्रोजन देखेंगे, 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन देखेंगे, 3 डिग्री पर 1 हाइड्रोजन दिखेगा, और 4 डिग्री पर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, 0 हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो जी, अब देख लो, नेक्स्ट बात करेंगे अपन। ये हो गया। अब देखो, ये देखो 1 हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये भी 3 डिग्री है। ये कैसा है? 3 डिग्री है, ठीक है जी। इसके बाद में इसको देखो, ये 4 डिग्री है। ये कितना है? 4 डिग्री। अब बताओ, यदि मैं बात करूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने भैया? 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 1 डिग्री कार्बन देखो, एक तो ये रहा, 2 3 4 5 और 6। 1 डिग्री कितने? 6, और 6 पे 1 पे 3 है, तो 1 डिग्री यदि हाइड्रोजन की भी बात करूं तो कितने आ रहे हैं? 18। कितने आ रहे हैं? 18। इसके बाद बात करूं मैं 2 डिग्री कार्बन की। 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है कि कोई आपको? तो 2 हाइड्रोजन जहां दिख रहे होंगे वही 2 डिग्री होगा, तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एक भी नहीं है। 2 डिग्री यदि 2 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी एक भी नहीं है। यदि मैं बात करूं 3 डिग्री कार्बन की, 3 डिग्री कार्बन पर एक एच दिखेगा, तो 3 डिग्री पर कितने एच दिख रहे हैं बताओ? एक तो ये रहा, 1 और 2, 2 ही है, तो 2 कार्बन क्या है? 3 डिग्री है जी। इसके बाद में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो बताओ 2 ही कितने हो गए? 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसके बाद में 4 डिग्री कार्बन की बात करूं तो 4 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है जी। इसके बाद में 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो 0 हाइड्रोजन है। अब आपको काउंट करने के लिए याद भी रखना है, टोटल याद कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन होने चाहिए टोटल। तो 1 2 3 3 3 और 6 9। तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपको सारी चीजें समराइज करके बता दी हैं भैया। अगर इससे भी सरल कोई आपको पढ़ा रहा होगा तो अच्छी बात है, बाकी अपन तो आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हर चीज पेपर में समझ में आए। क्योंकि काफी बार तो क्वेश्चन यही दे देता है वो कि आप इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनको पहचानो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। अब चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखो, एक बात आपको क्या याद रखनी है, पेपर में हर बार पूछता है, सीधे सीधे आपको डाटा लिखा दे जाते हैं लेकिन वो समझ में आने चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री कार्बन की मैंने बात कर ली है, ठीक है जी। अब देखो आपको याद रखनी समावेशिता की यदि बात करें, C6H14 C6H14 की यदि समावेश की बात करेगा तो 5 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 मिलेंगे, ठीक है। यदि C7H16 की बात करेगा, C7H16 की बात करेगा तो इसके 9 समावेश भी आते हैं। कितने आते हैं? 9। और यदि C10H22 की बात करेगा तो 75 समावेश भी संभव है, ठीक है। अर्थात आपको यदि समावेशिता पूछे तो C6H14 के कितने हैं जी? 6, C7H16 के हैं 9, और C10H22 के बच्चों 75 समावेश भी संभव होते हैं। कितने? 75 समावेश भी संभव होते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है जी? एक क्वेश्चन दे रखा है कि C5H11 अणुसूत्र के C5H11 अणुसूत्र के समूह में समावेश संरचना लिखी है, विभिन्न कार्बन श्रृंखला में OH जोड़ने से प्राप्त एल्कोहल के IUPAC नाम लिखो। और ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये समूह बना रखें तो देखो, इसका नाम तो हो गया एन पेंटिल। क्या नाम हो गया? एन पेंटिल। आइसोप्रोपिल हो गया ये ग्रुप, ये सेकेंडरी हो गया। इसके बाद में सेकेंडरी में भी कौन सा है? सेकेंडरी है। लेकिन इसकी बात करो, इसकी बात करेंगे तो ये देखो, ये प्राइमरी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये आइसोप्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल है या ये आइसोप्रोपिल है? बोलो। तो इसके नाम याद रख लो, क्योंकि 1 2 3 4। अब इधर से रखोगे तो आप यहाँ OH लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? यहाँ OH लगाओगे तो 3 मिथाइल क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप देखोगे समावेशिता तो 8 दिखा रखी है। इसकी कितनी दिखा रखी है? 8 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो। जब पेपर में आएगा ना तो पेपर में आप बना करके देख सकते हो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी
चलो जी, आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जिनके आपको आईयूपीएसी नेम लिख करके बताने हैं। जैसे आपको पेपर में पूछ लेगा, ये पहले वाला क्या दे रखा है, देखो पहले वाला देखो, CH3 का होल 2, CH3 का होल 3 है, CH3 का होल 3, इसके बाद में C, CH2, C और CH3 का होल 3। ये है संगणित सूत्र। क्या है? संगणित सूत्र है, जिसको ओपन करके लिखना है अपने को। तो C, CH3, 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 CH2, C, CH3, 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 CH3। ठीक है जी। अब देखो, इनका आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। ये मैं आपको एक का लिख के बता देता हूँ। कैसे? मैंने अभी बताया था आपको, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, यहां से हो रही है। अगर दूसरी नंबरिंग और करके देखनी है तो ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अगर कोई का मन करे और करनी है तो और भी कर लो, 1 1 2 3 4 5। अगर कहीं से भी कर लो, नंबरिंग सेम ही आ रही है, नंबरिंग सेम आ रही है। तो अब इसके बाद में देखो, ये 2 नंबर पर इधर सब्सटेंट दिख रहा है, इधर भी आपको 2 नंबर पर ही सब्सटेंट दिख रहा है। ठीक है, तो नाम लिख दो भैया, करो भाई। तो देखो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। इस तरीके से आप नाम लिख दोगे इनके। ठीक है, इस तरीके से सारे आईयूपीएसी नेम आप कर लोगे। ये पेपर में आपको सीधे सीधे मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को समझाने का मन है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेकेंडरी टर्सरी इनको भी कभी अपन नंबर नहीं देते, लेकिन अपन को आईसो जो वर्ड है उसके लिए अपन यूज करते हैं ये वर्ड। देखो, अब देखो, यहां आपको नंबरिंग कुछ दे रखी है, आपको कुछ नंबरिंग दे रखी है जिसको आपको समझना है। देखो, आपको ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। इसमें क्या लिखा है? न्यूनतम योग और वर्णमाला के क्रम में व्यवस्था। तो मैंने यही बात बताई थी आपको कि आपको लोएस्ट लॉक रूल का फॉलो करना है, और उसके साथ में उसका आपको एबीसीडी के जो क्रम में नंबर आता है उसको सबसे पहले लिखोगे नंबर के साथ में। ठीक है जी। सेकंड देखो, सेकंड में ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। क्या है? आइसोप्रोपिल ग्रुप है। तो देखो, इसका नाम आइसोप्रोपिल अपन ने सीधा ही लिखा है। आइसोप्रोपिल में अपन ने आई को नंबर दिया है। क्या दिया है? आई को नंबर दिया है। लेकिन देखो, न्यूनतम योग और वर्णमाला के क्रम में व्यवस्था की है, ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद में देखो, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या है? देखो, ये CH3, C और CH2 और CH3, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। वो भी सेकेंडरी पेंटली था, लेकिन ठीक है। अब देखो, आपको इस बात को समझना है। इस बात को समझने के लिए देखो, यह क्या कहा है? वर्णमाला के क्रम में द्वितीयक सेकेंडरी को नहीं माना जाता है, सेकेंडरी को नहीं माना जाता है, जबकि आइसोप्रोपिल को एक शब्द में मानते हैं। अब आपको क्या करेगा, पेपर में आइसोप्रोपिल ग्रुप भी दे देगा, और आपको सेकेंडरी ब्यूटिल भी दे देगा, टर्सरी ब्यूटिल भी दे देगा, इस तरह के ग्रुप दे देगा, और आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आरपीएससी ग्रेड 1 में इस बार पेपर में पूछा गया था, जैसे बेस ट्रेस वगैरह देख रखे और डाई वगैरह भी दे रखे थे ऐसे। तो बेस ट्रेस को अपन नंबर नहीं देते हैं, लेकिन डाई ट्राई को अपन काफी बार कंसीडर कर लेते हैं, या बेस ट्रेस को तो कंसीडर करते हैं, लेकिन डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दे रखा था। लेकिन आपको एक बात यहाँ काम की याद कर रखनी है कि सर, आपको सेकेंडरी को नंबर नहीं देना है, लेकिन आइसोप्रोपिल को तो अपन काउंट करेंगे ही करेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, आइसोप्रोपिल ग्रुप कहीं भी दिख जाए ना, उसको अपन क्या करते हैं, काउंट करते ही हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद में पार श्रृंखला के प्रस्तापियों का पुनरांकन करते हैं, अर्थात जितने ज्यादा नंबर होंगे ना उनको अपन काम में लेते हैं। ये बात आपको क्या करनी है जी, याद कर लेनी है। अब आपको काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके आपको सभी के आईयूपीएसी नेम भी याद होने चाहिए। अब मैं सभी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे बिरचन की। बिरचन का मतलब होता है बनाने की विधियां। किसकी बात करेंगे? बनाने की विधियां।
बनाने की विधियां, सबसे पहले अपन जो एल्केन को बनाते हैं वो बनाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। किससे बनाते हैं जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको एक बात याद रखनी है, इसे बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। अर्थात आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर H2 का एडिशन कराते हो, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये अब देखो आपने क्या यूज किए हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यूज किए हैं पीटी, पीडी और निकल, पीटी, पीडी और निकल। अब देखो प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, ये कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। आपको याद रखना है, पीटी हो, पीटी हो और पीडी हो, ये तो कमरे के ताप पर ही रिएक्शन कर जाते हैं, कमरे के ताप पर। जबकि निकल है ना, इसको तापमान की आवश्यकता होती है। निकल को क्या है? तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखो यदि आपको दे रखा है एथीन, क्या दे रखा है जी? एथीन दे रखा है। एथीन पर हाइड्रोजनेशन कराना है, अर्थात एथीन पर हाइड्रोजन जोड़ना है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, CH3 CH3। तो एथीन से एथेन का बनना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। और इसमें किसकी उपस्थिति में होता है? ये प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में। क्यों होता है सर? क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये ज्यादातर उत्प्रेरक के रूप में ही क्या आते हैं? काम आते हैं। आगे बात समझ में? बोलो भाई बोलो। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है आपको, आपको दे रखी है प्रोपिन। क्या दे रखी है? प्रोपिन पर यही रिएक्शन करवाओगे तो एक एच यहां लगा दो, एक एच यहां लगा दो, तो इससे बन जाएगा प्रोपेन। यदि ये प्रोपिन, प्रोपिन पर आपको H2 का एडिशन करवाना है तो इससे भी क्या बनेगा? प्रोपेन ही बनने वाला है। बोलो, तो इसमें अपन कौन सा यूज करते हैं? तो याद रखना, प्लेटिनम दे रखा हो, पैलेडियम दे रखा हो और निकल दे रखा हो। तो यहां आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर यदि हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उससे अपने को क्या मिलता है? एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है जी? एल्केन्स मिलता है। नेक्स्ट देखो, एल्किल हैलाइड से किससे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइडों के लिए आप याद रखना, फ्लोराइड को छोड़ करके सभी रिएक्शन करते हैं ये। अब देखो किसकी प्रेजेंस होती है? जिंक में और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। अर्थात आपको Zn और HCl दे दे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन के साथ में क्या मिल जाएगा? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो देखो CH3Cl से H2 ऐड होगा तो CH4 और Zn+2 बाहर निकल जाएगा, Zn+2 या ZnCl2। अब यहाँ आप क्या करोगे? 2 ले लो काम में, तो 2CH4 मिल जाएंगे। ठीक है, C2H5Cl ले लिया, H2 ले लिया तो C2H6 मिल गया। बोलो भाई, इसके बाद में यदि आपने क्लोरोप्रोपेन ले लिया तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा। तो याद रखना, आपको कहीं भी Zn और HCl मिल जाए, Zn और HCl मिल जाएगा तो उसका काम क्या होता है भैया? रिडक्शन का होता है, अर्थात हाइड्रोजन का जोड़ने का ही होता है। नेक्स्ट, यदि आपको रिएक्शन शुष्क ईथर की प्रेजेंस में दे दे, किसकी प्रेजेंस में दे दे? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में दे दे। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में देगा तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है वोल्टेज रिएक्शन। क्या हो जाता है? वोल्टेज रिएक्शन। तो आप देख लो वोल्टेज रिएक्शन क्या होती है। वोल्टेज रिएक्शन में आपको 2 मोल, अर्थात आपको RH अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु की प्रेजेंस में 2 मोल के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी। मीडियम लेना पड़ेगा शुष्क ईथर। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर लोगे तो यहां से 2NaX बाहर निकल जाएगा, 2NaX, और यहां से RR मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? RR, और R बराबर 1 होना चाहिए भैया, CH3 मिनिमम। तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं अपन? बोलो भाई, इसे बोलते हैं अपन वोल्टेज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वोल्टेज रिएक्शन। तो देखो CH3Br ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन के 2 मोल लिए और सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दी तो एथेन मिल जाएगा। यदि आपने एथेन लिया है तो ब्यूटेन मिल जाएगा, और ब्यूटेन लिया है तो ऑक्टेन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या रखना है जी? याद रखना है। वोल्टेज रिएक्शन आपको पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी कार्बोक्सिलिक अम्लों से। किससे जी? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों में आप जानते हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों में आपको सोडियम लवण के सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को, आपको काफी बार तो ये पूछ लेता है कि सोडा लाइम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात क्या कह रहा है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का जो मिक्सर होता है इसे बोलते हैं अपन सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो इससे होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। यदि आपको प्रोपेन प्राप्त करना है तो आपको लेना पड़ेगा सोडियम ब्यूटेनोएट।
अर्थात एक कार्बन का कम का आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलने वाला है। ये बात आपको क्या करनी है जी, याद कर लेनी है। समझो इसको क्या कह रहा है ये देखो, एक कम कार्बन परमाणु के एल्केन प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिल अम्लों में कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको बी कार्बोक्सिल कहते हैं। आपको दे देगा पेपर में पूछेगा, आपको यदि प्रोपेन प्राप्त करना है तो कौन सा सोडियम लवण काम में लोगे, तो ब्यूटेनॉइड। क्या लोगे, ब्यूटेन। यदि आपको ब्यूटेन प्राप्त करना है तो सोडियम पेंटेनॉइड। इस तरीके से आप एक कार्बन ज्यादा का क्या यूज करोगे, बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन यूज कर लोगे। अर्थात ठीक है, अब CH3COO NaOH के साथ में और CO, इसे अपन बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जिससे CH4 मिल रहा है, Na2CO3 मिल रहा है। अब ठीक है, अगर आपने ले लिया CH3, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, अपन क्यों इसको ज्यादा बढ़ाएं, क्वेश्चन भी क्या दे रखा है देखो, प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखो। तो प्रोपेन प्राप्त करना है, एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो इसमें क्या आएगा बताओ, ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड काम में अपन ले लेंगे। अर्थात एक कम कार्बन प्राप्त होगा क्योंकि CO2 बाहर निकल जाती ना, इसलिए। चलो जी, इसके बाद में आपको कॉलवे विद्युत अपघटनी विधि, ये आपको इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी ग्रेड 1 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि एनोड पर कौन मिलेगा और कैथोड पर कौन मिलेगा। तो देखो, कॉलवे विद्युत अपघटनी विधि में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड में सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। अर्थात 2CH3COO Na का हाइड्रोलिसिस कराओगे विद्युत अपघटन में तो आपको मिलेगा इथेन। क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा जी, इथेन मिल जाएगा। 2CO2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, 2NaOH बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। कौन कौन से पदों में होगी, सबसे पहले तो याद रख लो, कभी भी कॉलवे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया में मीथेन का निर्माण नहीं होता है, कम से कम किसका होगा, इथेन का निर्माण होगा। यही बात दिमाग में बैठा लेना, कॉलवे विद्युत अपघटन में कभी भी अपने को मीथेन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा जी, इथेन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, देखो, अगर 2CH3COO Na का अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो ये टूटेगा किसमें बताओ, 2CH3COO रेडिकल और Na। अब देखो यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो 2CH3 रेडिकल मिल गए और ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, CH3 आगे बात समझ में। इसके बाद में एनोड पर क्या होगा, इस पर एनोड की बात कर रहा है। तो एनोड पर देखो, एनोड पर आपको यही मिलेगा 2CH3 अर्थात इथेन मिलेगा। एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर इथेन मिलेगा और कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो कॉलवे विद्युत अपघटन में क्या याद रखनी है, नोट डाल के याद मत कर लेना, नोट, कॉलवे विद्युत अपघटन में मीथेन प्राप्त नहीं होता है, मीथेन प्राप्त नहीं। एनोड की बात करूंगा मैं, एनोड पर प्राप्त होगा अपने को CH3 ठीक है। कैथोड पर कौन प्राप्त होगा, कैथोड पर अपने को प्राप्त होगा H2। कौन प्राप्त होगा, H2। बाकी ये रिएक्शन आपको याद रहती है नहीं रहती कोई बात नहीं है, बस ये याद रख लोगे आप, ठीक है। आगे बात समझ, ये H2 प्राप्त हो रहा है, ये आपको इथेन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब मैंने आपको कल बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो बता ही दिए इनके, लेकिन आप कुछ बात याद रख लो। यदि मैं बात करूं कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन आबंधों के सहसंयोजक गुण, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता में समान बहुत कम अंतर होता है। अर्थात कार्बन की विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान ही होती है, इसलिए ये अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं जी, अध्रुवीय होते हैं। इसलिए पानी में तो क्या होते हैं, बोलो भाई, पानी में तो कम विलयशील है, जबकि अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इन सभी में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इसके बाद में इनके मध्य में दुर्बल वान डेर वाल्स पर फोर्स पाए जाते हैं। एल्केन को प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक लेकर के तो गैस है भैया, C1 से लेकर C4 तक के तो गैस है, ठीक है। C5 से लेकर के C17 वाले द्रव है और C17 से अधिक वाले ये सारे ठोस है। क्या है जी, ठोस हैं, ये बात आप याद रख लोगे, ठीक है। ये रंगहीन गंधहीन जल में एल्केन की विलयता के लिए आप क्या सोचते हो, सर नहीं होते ये, जबकि पेट्रोल हो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों को ग्रीस के धब्बे हटाने के लिए भी करते हैं, निर्जल धुलाई में भी इनका उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको सारी बातें तो ये बताई दी हैं। इसके बाद बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म। किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म अपने को सबसे पहले आपने क्या सीखा,
कि एल्केन को बनाते किस किस से। तो सबसे पहले तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना लेते हैं, उसके बाद में आपको यदि एल्किल हैलाइड दे रखा है उससे बना देते हैं, इसके बाद में डी कार्बोक्सिलेशन अर्थात बी कार्बोक्सिलेशन द्वारा बनाते हैं, और कॉलवे विद्युत अपघटन द्वारा बनाते हैं। दो ही बातें याद रखनी है, वोल्टेज रिएक्शन याद रखनी है आपको और कॉलवे विद्युत अपघटन याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें नहीं बनता है। तो इसमें बच्चों इसमें नहीं बनता है मीथेन। एनोड पर क्या जाती है बताओ भाई, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर जाएगा इथेन, और कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। क्या जाएगा, हाइड्रोजन। बोलो भाई। नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है, जैसे आपको बोला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे मैंने ए और बी का बॉन्ड है और यहाँ कोई एक्स तका बैठा है, एक्स ने आकर के कहा भाई बी मेरा क्या है थोड़ा चक्कर है ए के साथ में, तो तुम बाहर निकल सकते हो क्या। तो बताओ भाई, ए ने एक्स को बॉन्ड बना लिया और बी को निकाल दिया बाहर। बी को अपने जीवन से जैसे इसने बाहर निकाला, तो बताओ ये कौन सी हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन बताओ ये काम क्या कोई छोटा मोटा आदमी कर सकता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यदि अधिक विद्युत ऋणी तत्व या क्रियाशील तत्व होगा वही अपने से कम क्रियाशील तत्व को इससे हटा सकता है। अर्थात यदि किसी से आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास में पावर होनी चाहिए। पावर होगी ना तभी जाकर के ए के साथ में बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको किसी एमएलए एमपी के साथ में हाथ मिलाना जाकर के, तो आपको इतनी पावर होनी चाहिए आपके पास कि आप जा सको उसके पास में। तो क्रियाशीलता की बात करता है ये, तो इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो जी, अपन बात करेंगे इसमें रिएक्शंस की। कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे। अब देखो वैसे तो इनकी रिएक्शंस बहुत कम मिलती हैं। क्या मिलती हैं जी, बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि पैराफिन्स हैं ये। क्या है जी, पैराफिन्स हैं। पैराफिन्स क्या होते हैं, कम से कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो इनका क्लोरीनेशन हो जाता है, और किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में। जब उनकी हाई एनर्जी होती है ना, इस तरीके से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे इसने बात की CH4Cl2 की रिएक्शन कराओगे तो CH3Cl बन जाएगा। इसके बाद में CH3Cl की रिएक्शन कराओगे तो CH2Cl2 बन जाएगा। CH2Cl2 से फिर Cl2 रिएक्शन कराओगे तो CH3 बन जाएगा। CH3 से फिर HNO की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। क्या समझे आप, आपको दे रखा है CH4 से आपने एक H हटाया, Cl2 को आपको रिएक्शन करवानी है। क्या करवानी है, CH4 प्लस Cl2। अब यह HNO की प्रेजेंस में होगी तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl। इसके बाद में फिर इसने रिएक्शन कर दी Cl2 से, तो ये बन गया CH2Cl2। इसके बाद में फिर Cl2 के साथ में रिएक्शन कर दी तो ये बन गया CHCl3। इसके बाद में फिर इसने रिएक्शन कर ली Cl2 से, तो ये बन गया CCl4। अर्थात ये सारी प्रोसेस किसमें होगी, प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सनरेज में। सन होगा ना, सूर्य के प्रकाश में ही ये सारी रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती है। वैसे तो ये रिएक्शंस करते ही नहीं हैं। यदि रिएक्टिविटी की बात करें, आपको पेपर में काफी बार रिएक्टिविटी का ऑर्डर ही पूछ लेता है, तो याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है F2Cl2 Br2 I2। अर्थात रिएक्टिव बात करें हेलोजन की तो F2 सबसे ज्यादा है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है और फिर I2 है। आगे बात समझे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है क्रियाशीलता। क्या बोलते हैं इसे, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का ऑर्डर है। यदि आपको हाइड्रोजन के विस्थापन की दर पूछे तो 3 to 1 डिग्री, अर्थात विस्थापन की दर पूछेगा तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री देंगे, उसके बाद में 2 डिग्री देंगे, फिर उसके बाद में 1 डिग्री देंगे। यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करोगे ना, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये काम करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में यदि आयोडीन के साथ में रिएक्शन शो करनी है तो आपको प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और वो होता है HiO4। क्या होता है, HiO4 या HNO3, HiO3 या HNO3 के साथ में। यदि आपको रिएक्शन करवानी है CH4 की I2 के साथ में, वैसे तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन आपने क्या किया, इस पर HiO3 डाल दिया और HNO3 डाल दिया, HNO3 डाल दिया तो इससे बन सकता है CH3I। आगे बात समझ में, ये बात अपने को क्या रखनी है जी, याद रखनी है। ये सारी रिएक्शंस होती हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा, मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि जो हेलोजिनेशन होता है ये किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये प्रारंभन किस तरीके से होता है। देखो कोई भी मुक्त मूलक बनता है तो पहले होता है प्रारंभन, प्रारंभन के बाद में इसे बोलते हैं प्रोपागेशन, अर्थात विस्तारीकरण, अर्थात बड़ी श्रृंखला बनेगी। इसके बाद में आता है समापन। 3 ही पदों में संपन्न होता है ये। ठीक है, पहला होता है प्रारंभन, इनिशिएशन, उसके बाद होता है प्रोपागेशन, उसके बाद आता है टर्मिनेशन। एक बात और याद रखोगे,
कभी भी एच रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होता, एच रेडिकल का क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, चलो जी, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रारंभन होगा, तो प्रारंभन में सबसे पहले क्लोरीन से क्लोरीन रेडिकल बनेगा, Cl2 से क्या बनेगा, Cl रेडिकल बनेगा। Cl रेडिकल अटैक करेगा CH4 पर, तो CH3 रेडिकल बना देगा और HCl बाहर निकाल देगा। CH3 रेडिकल बना देगा, CH3 रेडिकल बनाए और HCl बाहर निकल गए। उसके बाद में जो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा जी, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, ये Cl2 से फिर रिएक्शन करेगा तो CH3Cl बना लेगा और CH3Cl फिर Cl रेडिकल से रिएक्शन करके CH2Cl2 बना लेगा, फिर HCl बना लेगा। इसके बाद में ये सारी रिएक्शंस हो जाएगी। टर्मिनेशन में क्या होगा, लास्ट में Cl रेडिकल से जोड़ के Cl2 बना लेगा, CH3 बना लेगा, CH3Cl बन के CH3Cl बना लेगा। लेकिन कहीं भी आपको H रेडिकल नहीं दिखेगा इसमें, तो याद रख लेना पेपर में काफी बार तो ये आ जाता है कि इसमें हाइड्रोजन रेडिकल बनता है क्या, तो नहीं बनता भैया, क्योंकि तो Cl रेडिकल बनता है और CH3 रेडिकल बनता है। ये बात आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात आती है दहन की। दहन का मतलब होता है जलना, और जलता कैसे है आदमी बताओ। जलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत यदि कोई जल रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए भैया। क्या चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता। लेकिन जीवन में लोग जब जलते हैं ना, तो किस तरीके से जल सकते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यदि केमिस्ट्री में कोई जल रहा है तो जलने का एक ही रीजन हो सकता है, O2 होगी इसके पास में। तो देखो CH4 का O2 के साथ में यदि रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ में सन, CH4 की O2 के साथ में रिएक्शन करा दूं, CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। C4H10 का करा दूं तो 4 CO2 और 5 H2O बाहर निकल जाएंगे। अब दहन की रिएक्शन आप एक ही याद रख लेना, दहन की रिएक्शन कोई भी दे रखी हो, आप एक ही वर्ड याद रखोगे, CnH2n CXHY प्लस X प्लस Y4 O2 इन कन्वर्ट XCO2 प्लस Y2 H2O। ये दहन की एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको हमेशा पेपर में काम में आने वाली है। ये अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, इसको किसमें पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वहां आपको काफी बार मोल फाइंड करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप, मैंने कहा सर कि C4H10 का मेरे को क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो मेरे को कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो देखो C4H10 प्लस X कितना है 4, Y कितना है 10/4 O2 इन कन्वर्ट क्या बन गया, 4 CO2 बन जाएगा, प्लस Y कितने 10, तो 5 H2O। अब देखो इससे भी देख लो, 4 दूनी 8, 8 5 13 आना चाहिए ये। अब देखो यहाँ से 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 4 चौका 16, 16 और 10 26 हो गया क्या ये, 16 और 10 26, 16 और 10 26 हो गया, तो 26/4, 26/4 करोगे क्या, 26/4 में भाग दो इसका, तो 13/2 आना चाहिए ये, अर्थात 4 दूनी 8 5 13 आने चाहिए ये। तो ये देखो कितने आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहा है 4 दूनी 8 2.5 6.5 और 6.5 का मतलब 13 तो हो गया। बोलो भाई 13/2 O2, अर्थात 13/2 O2 का मतलब 6.5 O2, 6.5 का मतलब 13 O2 आ रहे हैं, 13 ऑक्सीजन है इसमें। कंप्लीट ऐड करोगे ना तो इसमें आ रहे हैं 13 O2, 13 O2 का मतलब 26 हो गए, तो 13/2 O2 अर्थात 13/2 का मतलब 13 O2 आएंगे, अर्थात 13 O आएंगे इसमें। कितने आएंगे 13, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो 13 के 2 ग्रुप बनेंगे, तो 13 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने दे दिया आपको C3H8, इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो देखो 3 + 8/4 और ये O2 इन कन्वर्ट 3 CO2 प्लस 4 H2, यही बनने वाला है। अब देखो लगा लो यहाँ भी 3 + 2 तो O2, तो देखो ये कितने आ रहे हैं, 5 O2 आने चाहिए, अर्थात 10 ऑक्सीजन आने चाहिए यार। कितने आने चाहिए, 10 ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ भी 6 आ रहे हैं और ये 4 आ रहे हैं, तो ये भी 10 आ रहे हैं। बोलो भाई इस तरीके से रिएक्शन कर लोगे क्या,
तो दहन की ये आपको जनरल रिएक्शन क्या करनी चाहिए जी, याद कर लेनी चाहिए। चलो जी, यदि आपको देखो अब इसमें अलग फॉर्मूला दे रखा है, ये भी सही है, वो भी सही है, सारा कुछ सही है। यदि कोई जनरल बात करे, हाइड्रोकार्बन का जनरल बात करें, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। CnH2n 3n+1/2 O2 NCO2 n+1H2O, ये भी याद कर सकते हो, और अपन ने बताइए वो भी याद कर सकते हो। वो आपको इजी पड़ेगी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है काफी बार यदि भूल जाते हो तो। चलो जी, अब देखो ऑक्सीजन यदि प्रॉपर मिल रही है तो पानी और CO2 बाहर निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन यदि प्रॉपर नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आपको काजल मिलेगा। काजल का मतलब होता है कालिक, कालिक मतलब काला पदार्थ मिलेगा, जिसका उपयोग अपन इंक वगैरह में करते हैं। जो स्याही बनाते हैं ना, उसके लिए अपन अपूर्ण दहन करवाते हैं। क्या कराते हैं जी, अपूर्ण दहन। एल्केन को अपर्याप्त वायु तथा डाइऑक्सीजन द्वारा अपूर्ण दहन पर कार्बन कज्जल ब्लैक का बनाता है, जिसका उपयोग स्याही, मुद्रण स्याही, काले वर्णक पूरक के रूप में होता है। अब देखो CH4 का यदि आपको अपूर्ण दहन कराया है तो कार्बन सॉलिड मिल गया, कार्बन सॉलिड के साथ में 2H2O निकल गया। आपको पेपर में यदि पूर्ण दहन दे तो CO2H2 निकलेगा, अपूर्ण दहन दे तो काजल निकलेगा। काजल का मतलब कालिक पदार्थ निकलता है। ठीक है, अब आपको याद रखनी ये रिएक्शन में सीधे सीधे रिएजेंट याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि नियंत्रित ऑक्सीडेशन होता है, नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है। कंट्रोल्ड मतलब आपको ऐसे तरीके के रिएजेंट दे रखे हैं, जैसे आपको पेपर में दे दे कॉपर, कॉपर दे दे, क्या दे दे जी, कॉपर प्लस 523 केल्विन तापमान और 100 ATM दाब दे दे, ये दे देगा। तो देखो CH4 का यदि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो मीथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, मीथेनॉल। क्या समझे, कॉपर के साथ में 523 केल्विन और 100 ATM पर आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि CH4 का डाई मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है। और यदि इथेन का वही हाइड्रोलिसिस करा रहे हो CH3COO2 अर्थात मैग्नीज डाई एसीटेट के साथ में, अर्थात ये एसिटिक एसिड, ये मैग्नीज का एसिड है, इसके साथ में मिलता है एसिटिक एसिड। क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। अब जो आपको इधर रखा है ना CH3COO2 और Mn, ठीक है, ये मैग्नीज दे रखा है, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनाना है आपको, एसिड बनेगा। क्या समझे, आपको CH3COO2 CH3COO2 और Mn मिल जाए तो आपको सीधा ही एसिड वाले उसमें चले जाना। आप एसिड प्रोडक्ट देख लेना, यदि MO2O3 मिल जाए तो एल्डिहाइड चले जाना, और कॉपर और 523 मिल जाए तो एथेनॉल पर चले जाना। इस तरीके से ये याद रखोगे, सीधे सीधे रिएजेंट याद कर लोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। यदि आपको देते KMnO4 और KMnO4 क्या बनाएगा बताओ। अब KMnO4 की बात याद रखनी है। KMnO4 आपका क्या करता है जी, KMnO4 एसिड में चेंज करता है। लेकिन जब 3 डिग्री आपको कोई भी एल्केन दे रखा हो, 3 डिग्री में कभी भी एसिड नहीं बनता है, उसमें एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल बनेगा, या फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये डिसाइड करता है न्यूक्लियोफाइल पर। यदि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो एल्किन बना देगा, और वीक होगा तो एल्कोहल बना देगा। तो KMnO4 से क्या बनता है बताओ भैया, आपको पेपर में यही पूछा जाता है कि CH3H और CH3 इस पर रिएक्शन करा दी KMnO4 की। किसकी रिएक्शन करा दी, KMnO4। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया गया एक बार। तो आपको एक बात याद रखनी है, काफी बार बच्चे सोचते हैं KMnO4 तो एसिड बनाता है सर, एसिड बनाता है तो एसिड वाले प्रोडक्ट को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये कंसेप्ट 3 डिग्री में काम नहीं करता है। 3 डिग्री में याद रखोगे CH3OH अर्थात H हटके क्या बन जाएगा, CH3COH और CH3 और ये भी CH3। इस तरीके से आप इसको याद रख लोगे, इथेनॉल ही बनाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में समावयवता, समावयवीकरण आप जानते हो, जैसे आपको N हेक्सेन दे रखा है, क्या दे रखा है, N हेक्सेन दे रखा है। N हेक्सेन का यदि आपको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अर्थात AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराओगे, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे यौगिक साकेत श्रृंखला एल्केनों के समावयवीकरण द्वारा मुख्य उत्पाद दिए गए हैं तथा अन्य अल्प उत्पाद बनाने की संभावना होती है। जिसे आप सोच सकते हैं अल्प उत्पादों का वर्णन सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रिया में नहीं किया जाता है। अर्थात जो बढ़िया आदमी होते हैं उनका ही अपन जीवन में भी याद रखते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे आदमी होते हैं जिनकी वैल्यू 0 होती है उनको भी अपन याद नहीं करते हैं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है भैया। जो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट मिलेगा, मुख्य उत्पाद मिलेगा, अपन उसी की बात करते हैं। अपन उन प्रोडक्ट की कभी भी बात नहीं करते हैं जो अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि आपको
एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में कोई भी रिएक्शन देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में कोई भी रिएक्शन दे रहा है तो उसके प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, और प्रोडक्ट आपको जो रिएक्शन दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में उनके ही याद रखने हैं, उसके अलावा कोई भी याद नहीं करना है। जैसे क्या क्या दे रखे हैं देखो जी, आपको दे रखा है एन हेक्सेन, क्या दे रखा है एन हेक्सेन का AlCl3 और HCl के साथ में यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको 2 मेथिल पेंटेन बनता है, एक तो मिलता है 2 मेथिल पेंटेन, एक बनता है 3 मेथिल पेंटेन। क्या मिलता है 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन मिलते हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी अपन बात नहीं करते हैं। इसके बाद है एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण आपको इस बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, एरोमेटिकरण या एरोमेशन, एरोमेटिकरण इसे बोलते हैं एरोमटाइजेशन, एरोमटाइजेशन, एरोमटाइजेशन क्या होता है जब एन हेक्सेन का, जैसे आपको एन हेक्सेन, अभी एन हेक्सेन है ना ये घुमा करके दे रखा है, अब देखो एन हेक्सेन का Cr2O3, यदि आपको Cr2O3 दे दे या B2O5 दे दे या फिर MO2O3 दे दे और 773 केल्विन टेम्परेचर दे दे और 10 से 20 ATM आपको दाब दे दे तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है बेंजीन, और बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो बनाना, बोलो भाई इसमें जीरो लगा दो। अब ये बताता है कि ये बॉन्ड इस तरीके से भी है, इस तरीके से, और ये बॉन्ड इस तरीके से भी हैं। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप जान गए होंगे इस चीज को। यदि आपको टोलुइन बनाना है, टोलुइन बनाना है तो आपको एक CH3 और लगाना पड़ेगा ऊपर, तो इसका तो बन जाएगी रिंग, और रिंग बनने के साथ में ये CH3 है ना ये टोलुइन का काम कर जाएगा, और टोलुइन का फॉर्मूला ये होता है, बस लो भाई। अर्थात 7 कार्बन लेने पड़ेंगे, एन हेप्टेन लेना पड़ेगा आपको, एन हेप्टेन ले लोगे ना तभी जाकर के क्या बनेगा, बोलो भाई एन हेप्टेन लोगे तो क्या बन जाएगा, या ले लो 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन ले लो या 2 मिथाइल हेक्सेन ले लो, उससे क्या बन जाएगा टोलुइन बन जाएगा। आगे बात समझ में भाई, याद रख लेना इसको। इसके साथ है भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तो भाप का मतलब आपने हीट कर दिया पानी को हीट कर दिया तो CO और 3H2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस कहा जाता है COH2 को। आगे बात समझ में, H2 के साथ में रिएक्शन करेगा Na के साथ में तो CO और H2 बना देगा। यदि आपने ताप के साथ में अपवर्तन करा दिया अर्थात फोटो हाइड्रोलिसिस करा दिया, फोटोलाइसिस अर्थात ताप का अपवर्तन करा दिया तो उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म होकर निम्न एल्केनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे C6H4 ले लिया आपने, इसको बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन के लिए आपने तापमान रख दिया 773 केल्विन, तो आपको एक तो बना देगा एल्कीन अर्थात हेक्सीन बना देगा, एक बना देगा ब्यूटीन और एक बना देगा प्रोपीन। ये याद रख लोगे आप। तो देखो आपको पेपर में पूछेगा जब आप हेक्सेन का ताप अपवर्तन कराते हो तो उत्पाद के रूप में कौन कौन मिलता है, तो आपको मिलता है जी एक तो हेक्सीन मिलता है, एक हेक्सीन मिलता है, एक ब्यूटीन मिलता है, एक प्रोपीन मिलता है, एक एथीन मिलता है, एक मीथेन मिलता है, और उसके साथ में एक एथीन भी मिलता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं बताओ। यदि आपने क्या करा दिया जी हेक्सेन का ताप अपवर्तन करा दिया तो एक तो हेक्सीन मिलेगा, हेक्सीन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक मिलेगा ब्यूटीन, एक मिलेगा प्रोपीन, एक मिलेगा एथीन और एक मिलेगा मेथेन। अब इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा ना वो आपको नहीं मिलेगा। ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पे याद कर लोगे, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको दे देगा पेंटिन मिलेगा क्या, आप सोच रहे सर मिल सकता है क्योंकि सब ये मिल रहे हैं तो पेंटिन मिल सकता है, तो पेंटिन नहीं मिलता है। इसे याद रखोगे हेक्सीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, एथीन और मेथेन, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद साथ में नेक्स्ट रिएक्शन है। यदि आपने डोडेकेन को हीट कर दिया प्लेटिनम पैलेडियम के साथ में तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो हेप्टेन मिलता है, पेंटिन मिलता है और अन्य उत्पाद। अब देखो जब डोडेकेन को करोगे ना तो आपको प्रोडक्ट में क्या क्या मिलने वाला है बताओ भाई। एक तो मिल जाएगा हेप्टेन और एक मिलेगा पेंटिन, तो दोनों आपको याद रखने हैं। जब डोडेकेन का कराता है तो एक हेप्टेन मिलता है और एक पेंटिन मिलता है, हेप्टेन और पेंटिन, हेप्टेन और पेंटिन, हेप्टेन और पेंटिन, हेप्टेन और पेंटिन। इस तरीके से क्या कर लोगे, याद कर लोगे। इसके बाद समरूपण है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सोहार्स, एक होता है न्यूमैन, जिसमें अपन इनको एल्केनों को कर सकते हैं। सोहार्स और
क्योंकि इनके मध्य में सिंगल बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड के करीब रोटेशन हो जाता है। तो याद रखोगे आप, किस तरीके से पहचानोगे इनको। यदि आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, तो यदि सौहार्स को पहचानना है आपको, किसको पहचानना है, सौहार्स को पहचानना है। सौहार्स में देखो, अगर ये मोड़ है, अगर ये मुंह इस तरीके से है, तो ये है भैया सांतरित। क्या है, सांतरित या ग्रसित, ग्रसित, ये है ग्रसित। क्या है, ग्रसित संरचना है। अर्थात दोनों जो मुंह है ना, ये दोनों मुंह एक साइड में खुले हों तो यह है ग्रसित। जबकि ऐसा हो, एक की मुंह तो इधर और एक का मुंह हो रहा है ऊपर, तो ये होता है सांतरित। क्या होता है, सांतरित। ठीक है। अब देखो न्यूमैन में क्या होगा, ये तो हो गया सौहार्स रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, सौहार्स रिप्रेजेंटेशन। आपको याद नहीं रखना है लेकिन समझ लो इसको। इसके बाद होता है न्यूमैन। इसमें क्या होता है, पीछे वाला कार्बन, जैसे आपको दे रखा है ये इस तरीके से, आपको ये कम से कम ईथेन तो चाहिएगा, आपको एक में तो दिखेगा ना, ईथेन चाहिएगा। ईथेन को एक, जैसे मैंने एक ये है और ये पीछे वाला है ना, पीछे वाले को अपन गोले से शो करेंगे और इसको जो आगे वाला ना, इसको बीच में शो कर देंगे। इसको इस तरीके से शो करते हैं। कैसे करते हैं भाई, ये है न्यूमैन। क्या है जी, न्यूमैन। अब देखो, जो पीछे वाला कार्बन है उसको गोले शो करते हैं, जो आगे वाला कार्बन है उसको इस तरीके से। ठीक है। अब देखो, यदि देखो ये इथेन की संरूपण संरचना है, तो यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। ठीक है। अब देखो इसकी अलग अलग संरचना बनती है, मैं एक बना के बता रहा हूँ आपको। जब ये ग्रसित संरचना होती है तो बताओ इसके हाइड्रोजन में इसके साथ ही होंगे क्या, बोलो भाई, इसके साथ ही है क्या। ठीक है जी। अब देखो जब इसको अपन घुमाते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये तो हो गई ग्रसित। इसकी अलग अलग संरचना बनती है, ये ग्रसित और ये सांतरित। ये क्या हो गई, सांतरित। इस तरीके जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना एल्केन का, उसे अपन बोलते हैं सौहार्स और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे याद रख लो भाई, ये 60 डिग्री का इनमें क्या होता है, रोटेशन होता है। 60 डिग्री पे घुमाते जाओगे ना, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा ये। जब ये 180 डिग्री पे आ जाएंगे ना, ये तो पूर्ण क्या हो जाएगा, सांतरित हो जाएगा, एंटी। ठीक है। इस तरीके से आप इनको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। इतना ज्यादा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में बात करेंगे एल्कीन की। किसकी बात करेंगे, एल्कीन। अब एल्कीन में आप जानते हो कार्बन कार्बन क्या मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है। इसके साथ में आपको कुछ मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे देखो इसमें क्या मिलता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मिलेगा। यहां हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। यहां संकरण है sp2, क्या है, sp2 संकरण है। यहां भी sp2 संकरण है। ठीक है। sp2 में क्या होता है, एक s और दो p मिलकर के आपस में मिक्स होके sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है जी। इसमें एक जो p होता है वो खाली पड़ा रहता है। क्या होता है, खाली पड़ा रहता है, और खाली पड़ा रहने के कारण वो किसका फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यदि मैं कक्षक स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी कक्षक स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा बताओ भाई। तो देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये, और जो एक कक्षक पड़ा है वो इनके परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी इस कार्बन की। किसकी बना दी जी, इस कार्बन की मैंने स्ट्रक्चर ये बना दी है। ठीक है जी। अब मैं इस कार्बन को दूसरे वाले को ले रहा हूं, दूसरे कार्बन को मैं बनाऊंगा, तो देखो यही स्थिति इधर है, और एक इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये। ठीक है। अब ये आपस में क्या होंगे, अतिव्यापन करेंगे क्या, तो अतिव्यापन कर लेंगे सर, लो करा दो इनको अतिव्यापन।
ये हो गया अतिव्यापन। क्या हो गया? अतिव्यापन। अब देखो, आपने अतिव्यापन में एसएस अतिव्यापन पढ़ रखा है, एसपी पढ़ रखा है। जब एसएस अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एसपीजेड होता है तो बोलो भाई, तो भी सिग्मा का ही होगा। पीएक्स पाई का फॉर्मेशन करते हैं, पीजेड पीएक्स भी पाई का फॉर्मेशन करते हैं, और पी बाई पी वाई भी किसका फॉर्मेशन करते हैं? पाई का फॉर्मेशन ही करते हैं। अब बॉन्ड की स्थिति की बात कर लें अपन, तो देखो यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों sp2 हैं, तो ये sp2 संकरण है, ठीक है। ये sp2 1s है, ये sp2 1s है, ये sp2 1s है, और ये भी sp2 क्या है? 1s है, ठीक है। इसके बाद में ये है कोई भी परपेंडिकुलर जो खाली पड़ा हुआ है, ये आपस में मिक्स होकर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। ये पाई बॉन्ड बन गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लो भैया, क्या बनाओगे? सी, ये बन गई स्ट्रक्चर सी, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है इसके ऊपर, यूं एक इसके ऊपर, तो बोलो भाई ये बन गया। तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी? सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 और एच। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री होता है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी, इतना ज्यादा काम नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा हूँ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे इसको, और चलो जी जितना काम का है उतना अपन बता देंगे आपको, ठीक है। अब देख लो जी, अपन बात करेंगे एल्केन में, एल्कीन। अब बात किसी कर रहे हैं? एल्कीन की। एल्कीन में यदि आप बात करें तो ये पी पाई बॉन्ड है, मैंने आपको बताया भी, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद में ये इस तरीके से पाई अपर बना लेगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यदि मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो 134 पीएम होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 110 पीएम होती है, पिकोमीटर, ठीक है। और ये इसके मध्य का जो कोण है ये 116 डिग्री होता है, और ऊपर वाला जो कोण होता है वो 121.60 डिग्री होता है, अर्थात 120 ही मान लो आप। तो एक बात याद रख लोगे, ठीक है जी। सामान्य फॉर्मूला मैंने कल बताई दी आपको, CnH2n होता है, ठीक है। इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स कहने के साथ में ये क्या होते हैं? सुगंधित पदार्थ होते हैं। और एल्किन एक तरीके से नाविक स्नेह का काम करती है। किसका काम करती है? नाविक स्नेह का काम करती है। तो इस पर जो अटैक करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन स्नेह करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेह ही अटैक करता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। इसका जो पहला मेंबर होता है इसका जो पहला मेंबर होता है वो एथीन होता है, दूसरा मेंबर इसका प्रोपीन होता है। ये बात याद रख लेना। पहला मैथीन होता है ना, उसकी उम्र कम होती है इसलिए उसको मानते नहीं है। तो इसका अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी मेंबर होता है वो एथीन से स्टार्ट होता है। कौन होता है? एथीन होता है। फिर प्रोपीन, ब्यूटवानिन, ब्यूटुइन, ये इनके नाम हो जाएंगे सभी के, मैंने आपको कल बता रखे हैं ये सारे, ठीक है जी। इसके बाद में आपको सिग्मा पाई भी पहचानना आ जाएगा। जैसे आपको कोई पेपर में पूछे कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो जैसे एग्जांपल दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीजें पहचानना। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करना है? सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करोगे? पहले तो संरचना को ओपन कर लो भाई, CH H H CH H CH 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 H H, ये ओपन कर लो ताकि पता पड़ जाए कि कौन कौन से बॉन्ड अपने को शो करना है। देखो ये सिग्मा, 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 एक पाई, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है जी। अब आपको याद रखना है, ज्यादातर तो क्वेश्चन में जो आते हैं ना, ये आप किससे पहचान लोगे? पाई बॉन्ड से ही पहचान लेते हो, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको सीधा सीधा दिख जाते हैं, गिन लोगे उनको, क्योंकि कंफ्यूजन भी देखे ना, पाई बॉन्ड आपको पहचान करा देते हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? तो एक तो पाई बॉन्ड है भैया, एक पाई बॉन्ड है जो भी किसके मध्य है? कार्बन कार्बन के मध्य। कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हैं? तो कार्बन कार्बन सिग्मा कैसे फाइंड करोगे? तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कितने भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉन्ड ये हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे? इनको फाइंड कर लोगे। इस तरीके के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, इनको आप कर सकते हो। 135 2n प्रोपिल, इनमें सभी में आपको पाई सिग्मा फाइंड करने होते हैं, इनके नाम दे रखे हैं, आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद है संरचनात्मक समयावता, ये मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखो ये कैसे देखेगी बताओ, अभी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले ही।
नेक्स्ट अब देखो, जब एल्कीन होते हैं ना, ये अपन पढ़ेंगे आगे। चलो आगे पढ़ते हैं, अपन इसको छोड़ूंगा मैं अभी। अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधा लेके चलता हूं बनाने की विधियां, क्योंकि अपन का काम है बनाने की विधियां पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं IUPAC वाले चैप्टर में, कौन कौन सी संरचना मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बनाते हैं एल्काइनों से। किससे बनाते हैं? एल्काइनों से। एल्काइनों में याद रखना, यदि पीडी और सी दे रखा हो, पैलेडियम और कार्बन, तो याद रखना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब एक होता है समकक्ष और एक होता है विपक्ष। समकक्ष का मतलब है जिनको हाई प्रायोरिटी दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, यदि एक साइड में दिखाई दे रहे हैं तो होता है समकक्ष, और यदि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो वो होता है विपक्ष। अगली बात समझ में? तो देखो, यदि आर आर ग्रुप एक साइड दिख रहे हैं क्या, अब इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये आर और ये भी आर, और यहाँ एच और यहाँ भी एच। यदि ए एक साइड दिखेंगे तो समपक्ष, और यदि आर विपरीत दिख रहे हैं तो विपक्ष। यदि आपको पैलेडियम और कार्बन दे दे तो इससे बनता है समपक्ष एल्किन बनता है इससे, और यदि द्रव NH3 और Na दे दें तो इससे बनता है विपक्ष। देखो आर आर नेगेटिव दोनों अपोजिट हो गए ना, तो इससे बनता है विपक्ष। तो इस तरीके से इनको क्या कर लोगे आप, सॉल्व कर लेते हैं। पेपर में RPSC सेकंड ग्रेड में आपको इनसे पहचान में आएंगे, PDC और द्रव NH3। PDC दिख जाए तो समपक्ष देख लेना और विपक्ष देख लेना। ठीक है जी। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जी, एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो किस तरीके से करोगे बताओ भाई। सबसे पहले दे रखा है एथीन। एथीन पे तो कैसे लगा दो आप, इस पे तो काम कोई करेगा ही नहीं, दोनों में सेम ही बनने वाला है। इसके बाद में दे रखा है प्रोपाइन। प्रोपाइन में PDC दे रखा है, तो आपको समपक्ष बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, पहले बताओ। समपक्ष काम ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि देखो CH2 दोनों ग्रुप समान आ गए ना, दोनों ग्रुप समान आ गए तो ज्यामितीय समानता कभी भी शो नहीं करता है। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइडों से कैसे फाइंड करोगे इसको, एल्किल हैलाइडों से एल्किन कैसे फाइंड करोगे। तो आपको कोई भी, देखो ये ओपन करके दे रखा है, तो देखो ओपन करके दे रखा है तो यहाँ बीटा ब्लोपन होगा। क्या होगा? बीटा ब्लोपन, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, अर्थात एल्कोहलिक केओच कमी मिल जाएगा, तो ये एल्किन का फॉर्मेशन करता है। ये बात आप याद कर लोगे। तो यहाँ से तो निकल जाए एक्स और इससे पास से निकल जाएगा हाइड्रोजन, अर्थात जहां से एक्स लगा हुआ है वो तो अल्फा हो गया। जैसे देखो ये CH3 CH2 और ये X, यहां से मैं एक H को ओपन कर लूं क्या, तो ये आ गया CH2H। ठीक है, अब मेरे को बी हाइड्रो हेलोजनीकरण कराना है, तो एल्कोहलिक केओच दे दिया मेरे को। एल्कोहलिक केओच क्या करता है, एल्किन का फॉर्मेशन करता है। तो देखो जहां X लगा हुआ वो अल्फा कार्बन और जो पास वाला बीटा, तो बीटा बी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाएगा, क्योंकि बीटा से निकल रहा है ना हाइड्रोजन, इन दोनों को बाहर निकाल दो भैया। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे ही बोलते हैं अपन एल्कीन। क्या बोलते हैं जी? एल्कीन कहा जाता है। यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यदि ये रिएक्शन देखी जाएगी हेलोजन्स में, हेलोजन परमाणुओं के लिए दर की बात करें, रेट की बात करें, सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन। देखो दर की बात करेगा, दर की बात करेगा, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता की बात करेगा, क्रियाशीलता की बात करेगा, तो क्रियाशीलता में सबसे ज्यादा F2, फिर Br2 या Cl2, F2 Cl2 फिर Br2 और फिर I2। यदि आपको बात करेगा दर की, रेट कौन सबसे ज्यादा देगा, तो पहले I2 देगा, फिर Br2, फिर Cl2 और लास्ट में F2। ये बात याद कर लेना भैया, यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो देखो, और यदि उनकी बात करेगा तो एल्किल समूह की बात करेगा 3 to 1, वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद में फ्लोरीन तो नेग्लिजिबल ही देता है, मतलब देता ही नहीं है ये। ठीक है, यदि आपको रिएक्शन Zn के साथ में करा दे, किसके साथ में करा दे, Zn के साथ में, Zn के साथ में जैसे आपको कोई भी दे रखा है CH2Br और CH2Br 1,2 डाइब्रोमो इथेन दे रखा है, और रिएक्शन करा दे Zn से, तो यहाँ से Br को बाहर लेके निकल जाता है, तो यहाँ भी एल्किन का फॉर्मेशन ही हो जाता है। इसे ZnX2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ZnX2। देखो ये बना रखा, CH2Br Zn से कराओगे तो एल्किन ही बनता है। इसके साथ में अगर यहाँ से करोगे तो यहाँ से मतलब जहां से भी आपको एल्किन बनाना है, तो ZnBr2 भी किसका काम करता है बच्चों, एल्किन बनाने का ही काम करता है। नेक्स्ट, एल्कोहलों का अम्लीय निर्जलीकरण करा दो आप, तो एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलीकरण से कैसे बनाओगे बताओ जी। तो देखो यहां भी आपको क्या लेना पड़ेगा, रुक जा भाई रुक जा, यहां आपको सांद्र H2SO4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सांद्र H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 भी किसका काम करता है, एथीन बनाने का काम करता है। यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। यदि मैं बात करूं भौतिक गुणधर्म की, किसकी बात करेंगे, भौतिक गुणधर्म की, तो भौतिक गुणधर्म में आपको बस वही याद रखना, 3 सदस्य तो गैस है, अगले 14 सदस्य द्रव है, उससे अधिक क्या है, ठोस है।
ठीक है। एल्कीन रंगहीन, सुगंधित, जल में अविलय, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर विलय होती है। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इनके क्वथनांक में क्रमागत वृद्धि होती है, 20 से 30 डिग्री तक वृद्धि होती है। एल्किनों के समान सीधी श्रृंखला वाले एल्किनों के क्वथनांक समावेशी शाखित श्रृंखला वाले एल्किनों की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। याद रख लोगे भाई, एल्किन को बनाने की विधि याद कर लोगे। जेडन के साथ में रिएक्शन करा दे, एल्कोहलिक केएच के साथ में रिएक्शन करा दे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दे, तो सारे क्या बना देंगे बताओ भैया, एल्किन बना देंगे। क्या याद रखोगे कि सर आपको कहीं भी एल्कोहलिक केओच मिल जाए, एल्कोहलिक केओच मिल जाए, कंसंट्रेट H2SO4 मिल जाए और आपको Zn मिल जाए, तो सभी में क्या बनाते हैं, ये एल्किन बनाते हैं। ये रिएजेंट याद कर लेना, ये एल्किन बनाते हैं। इसके साथ में सर और क्या मिल जाए, यदि पीडी पैलेडियम और सी मिल जाए तो समपक्ष एल्किन बनेगा, समपक्ष। और यदि आपको मिल जाए लिक्विड NH3, लिक्विड NH3 और Na, तो आपको मिलेगा विपक्ष एल्किन। क्या मिलेगा, विपक्ष एल्किन। यही बात है, याद कर लेना, इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म में आपको एक बात याद रखनी है, जिनके पास में भी पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से, तो ये काम करेगा, इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेक। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेक। ये किसका काम करेगा बताओ, ये है पाई इलेक्ट्रॉन का अब्र है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पाई इलेक्ट्रॉन का अब्र काम होता है, तो वो काम करता है नाभिक स्नेक का। किसका काम करता है जी, नाभिक स्नेक की तरह बिहेव करता है। ये बात आप लोगों को क्या जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे मार्कोनिकोव रूल की। किसकी बात करेंगे, मार्कोनिकोव रूल। चलो जी, हैलोजन को संयोजन रिएक्शन के आधार पर चल लेते हैं। चलो देखो, हैलोजनों को संयोजन कैसे करवाओगे, एल्कीन से संयुक्त होकर हैलोजन जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, सानिध्य डाइहैलाइड, आयोडीन सामान्य परिस्थितियों में यौगिक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ब्रोमीन द्रव का लाल नारंगी रंग असंतृप्त स्थान पर ब्रोमीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में उपयोग, देखो एथीन पर Br2 रिएक्शन कराओगे तो वही बन गया। तो ये CCl4 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो आपको क्या बनेगा, 1,2-डाई ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यदि इसी की रिएक्शन आपकी करा दी Zn से, तो फिर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा क्या। तो बस आपको ये याद रखनी है कि जब अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो अपन को बनाना है कैसे ही करके, एल्कीन बनाना है। और जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको एल्कीन को तोड़ना है, फिर आपको ये बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन Cl के साथ में रिएक्शन करा दे तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब के बाद में बात आती है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो HCl, HB और HI के साथ में रिएक्शन शो करते हैं। सम्मित एल्किनों में HBr की यौगिक अभिक्रिया कैसे करते हैं बताओ। अगर आपको HBr ऐड करना है यहाँ, तो H को तो कर दो यहाँ और Br कहीं भी कर दो, एक ही बनेगा। लेकिन जब यहाँ बात आती है असम्मित एल्किनों में, किसमें बात आती है, असम्मित में। देखो सम्मित है, सम्मित है जब तो कोई परेशानी नहीं है, सम्मित में तो कोई परेशानी नहीं है। देखो सम्मित में तो देखो यहाँ H लगा दो, यहाँ Br लगा दो, कोई बात नहीं है, इस तरीके से एडिशन करवाते हैं। लेकिन जब बात आती है असम्मित एल्किनों की, किसकी बात आती है बच्चों, असम्मित एल्किनों की। असम्मित एल्किनों पर काम करता है मार्कोनिकोव रूल। क्या करता है, मार्कोनिकोव रूल। तो देखो जिसे मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार योज वह अपकर्मक जिसका संकलन हो रहा है अधिक ऋणात्मक भाव से उस कार्बन संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, अतः इस नियम के अनुसार उत्पादक ये बनेगा। अर्थात देखो समझो भैया, असम्मित एल्किन दे रखी है, क्या दे रखी है जी, असम्मित एल्किन दे रखी है। असम्मित का मतलब आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई दे दिया, यहाँ मैंने एडिशन करा दिया HBr का। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है भैया जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां हाइड्रोजन को ऐड कर दो और जहां हाइड्रोजन कम होते हैं वहां नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दो। तो HBr को तोड़ोगे आप, किसको तोड़ोगे, HBr को। तो HBr ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। जब एल्कीन का आप इलेक्ट्रॉन अप को देखोगे तो इधर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, Br यहाँ कम है तो यहाँ जोड़ दो। CH3 CH, यहाँ Br और यहाँ CH3। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन नाम हो गया ना। तो देखो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा जी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कहता ही क्या है, मार्कोनिकोव रूल कहता है जब असम्मित एल्कीन्स होती है ना, उन पर यदि आपको HBr का एडिशन करवाना है तो हाइड्रोजन को वहां जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और Br नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे बात समझ में, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आता है एंटी मार्कोनिकोव, AMR रूल। एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है बच्चों ये होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में।
पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है वहां तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहां तो क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहां तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, जो मार्कोनिकॉफ का माइनर बनता है ना वो एंटी मार्कोनिकॉफ का मेजर बन जाता है, जबकि जो मार्कोनिकॉफ का मेजर बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का क्या बन जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का क्या बन जाता है बच्चों बताओ, माइनर बन जाता है। ये बात आती है आप लोगों को समझ में, इस तरीके से आप इनको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं और आपको, अब देखो आपने देखा कि आपको ये कोई एल्किन दे रखी है, प्रोपिन HBr का योग करा रखा है, तो यहाँ एक एडिशन ये है और एक बन रहा है ये। ठीक है, अब आपको ये ऐड करवाना है तो ये Br को कहाँ ऐड करोगे, यहाँ ऐड करोगे, एक बार Br को यहाँ ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से तो ये मेजर बनेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ से ये मेजर बनेगा। यही बात याद रखनी है आपको बस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला इसलिए हूँ क्योंकि पेपर में आया हुआ है ये। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को खरास रूल भी कहते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, पेरोक्साइड के प्रभाव कहते हैं, खरास प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, HBr का 1933 में शिकागो के विश्वविद्यालय में किया गया पेरोक्साइड, ये खरास प्रभाव भी कहते हैं। ये क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा गया, अभी RPSC सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका सॉल्यूशन टीचरों ने भी गलत करवा दिया था भैया, और मेरे को तो ये याद थी रिएक्शन क्योंकि NCERT में मैंने पढ़ रखी थी। तो ये ही रिएक्शन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि देखो इसमें क्या दे रखा है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड और O2 दे रखा है, देखो ये दे रखा और ये O2 दे रखा है ना, तो देखो यहाँ HBr का योग कराना है तो यहाँ तो आएगा Br और यहाँ आएगा H और ये आ गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट इस बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। किसी को यदि शक है तो पेपर ओपन करके देख लेना भैया, वहीं ये रिएक्शन दिख जाएगी क्योंकि सीधे सीधे NCERT से ही क्या गया है, पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं कह रही हूँ समझ लो। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड में से यहाँ से इसका विखंडन होता है। क्या होता है जी, यहाँ से विखंडन होता है तो ये रेडिकल बनता है, रेडिकल के बाद में CO2 बाहर निकल जाता है तो यहाँ से बेंजिल रेडिकल बन जाता है। बेंजिल रेडिकल में क्या होगा, उसके बाद में बेंजिल रेडिकल का जो रिएक्शन है, बेंजिल रेडिकल रिएक्शन Br- से करेगा तो वहां जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है, देख लो बेंजिल रेडिकल बन गया यहाँ से। ठीक है, ये इसके बाद में इसका आपको क्या करना है, समांश विखंडन करना है, C6H6 और Br रेडिकल, फिर इसके बाद में रिएक्शन करा देनी है इसकी Br रेडिकल से, और Br रेडिकल कराओगे तो एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा, एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, जब जहाँ रेडिकल लड़ना है वहां H जुड़ेगा और यहाँ भी H जुड़ेगा। तो बताओ ये तो बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो जहां हाइड्रोजन कम है वो तो क्या बन जाएगा, मेजर, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वो क्या बनेगा, माइनर। क्या बनेगा, माइनर या मेजर, मेजर बनेगा। क्या बनेगा जी, मेजर। कभी भी बहकावे में ना आए भैया, आपको याद रखना है, अपने शब्दों को याद सोचें। कैसे करोगे बताओ, यदि मैं बोलूं 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो आप कहोगे सर मार्कोनिकॉफ से तो माइनर बनेगा, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद में यही दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन दे रखा है, समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हेक्स-1-इन, हेक्स-1-इन में HBr के साथ संकलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों के IUPAC नाम लिखो, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में और पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखो हेक्स-1-इन के साथ में, किसके साथ में दे रखा है, हेक्स-1-इन के साथ में लिखो। हेक्स-1-इन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, इसके बाद में एक बार रिएक्शन कह रहा है ये, अरे भाई ले, एक बार रिएक्शन क्या कह रहा है, एक बार रिएक्शन कह रहा है ये, एक बार रिएक्शन कह रहा है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में बतानी है एक बार पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, की अनुपस्थिति में बताना है। पेरोक्साइड की उपस्थिति का मतलब हो गया AMR रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ हो गया MR रूल। एक बार मैंने बच्चों से पूछा
कि भैया AMR रोल और MR रोल क्या होता है, तो बच्चे क्या चक्कर खा गए कि सर ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। काफी बार टीचर भी चक्कर खा जाते हैं। तो भाई इनके छोटे छोटे नाम हैं जो अपने को याद रखने ट्रिक से, कि AMR क्या होता है और MR क्या होता है। बोलो भाई। चलो जी, परोक्साइड की उपस्थिति में करवानी है, तो देखो परोक्साइड की उपस्थिति में कराओगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का आएगा, और यदि परोक्साइड की अनुपस्थिति में कराओगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इसके लिए कह रहा हूं मैं अनुपस्थिति में, और ये उपस्थिति वाली कह रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये बन गए। अब देखो यदि मैं यहाँ Br लगा दूं तो ये तो परोक्साइड की उपस्थिति में बन गया, तो ये मेजर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा जी, मेजर बनेगा। 1 ब्रोमो हेक्सेन, क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो हेक्सेन, 1 ब्रोमो हेक्सेन। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक Br यहाँ लगा दिया। यदि मैं बात करूंगा 2 ब्रोमो हेक्सेन, यदि 2 ब्रोमो हेक्सेन बनेगा बच्चों, तो 2 ब्रोमो हेक्सेन क्या बनेगा, मार्कोनिक ऑफ से क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। परोक्साइड की उपस्थिति में होती है, आपको हर बार कोई ना कोई परोक्साइड देगा, जैसे बेंजोइल परोक्साइड दे रखा है ना, इस तरीके से कोई ना कोई देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, यदि आपको रिएक्शन करा दे H2SO4 से, किससे करा दे, H2SO4 से। H2SO4 को कैसे तोड़ोगे बताओ, तो देखो H2SO4 होता है H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और ये भी OH। ठीक है, जब आपने एल्किन पर रिएक्शन करवाई, एल्किन पर रिएक्शन करवाई तो ये H तो जुड़ जाएगा यहाँ जाकर के, और ये जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा तो ये सीधा सीधा जकड़ के यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अर्थात एल्किन की रिएक्शन H2SO4 से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यदि आपने दोबारा रिएक्शन H2SO4 के साथ में प्रोपिन के साथ में करवाई तो आपको क्या बनेगा बताओ। अब आपको मेजर पार्ट बनाना है, क्योंकि सारे जो एडिशन होंगे ना मार्कोनिक ऑफ से ही होते हैं। मार्कोनिक ऑफ से जहां एडिशन होगा ना वो सारे क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। जैसे देखो अब यहाँ SO2OH है ना, ये सेकंड पे चला जाएगा क्योंकि यही मेजर बनने वाला है। यदि आपको जल का एडिशन करवाना है, किसका एडिशन करवाना है, जल का एडिशन करवाना है। जल का एडिशन कैसे करोगे बच्चों, बताओ भाई, जल का एडिशन कैसे करवाओगे, H2O कराओगे, H2O कराना है एसिडिक मीडियम में, H2O को एसिडिक मीडियम में कराओगे तो H2O कैसे टूटेगा, H और OH माइनस में। अब ये बॉन्ड तोड़ोगे आप तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो बताओ CH3 CH3 और ये OH और ये CH3, तो ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। बोलो भाई, ये बन गया लोग। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। आपको याद रखना है, सारे जब तक नहीं बोलेगा ना, जब तक नहीं बोलेगा तब तक तो आपको मार्कोनिक ऑफ वाले अर्थात ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो मेजर बनने वाले हैं। लेकिन जब बोल देगा ना, बोलने पे तो भाई AMR वाला ही बनाने वाले का प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो अब बात करें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीकरण करा दे, यदि आपको एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से बेयर अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करवा दे तो आपको क्या बनेगा बताओ भैया, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि देखो आपको देगा तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको देखो एल्कीन का H2 और O के साथ में कराएगा, तनु KMnO4 के साथ, तनु KMnO4 के साथ कराएगा तो डाइऑल बनेगा। क्या बनेगा, डाइऑल। लेकिन आपको देखो दोनों में डाइऑल बन रहा है क्योंकि तनु KMnO4 है तो डाइऑल पर रुक जाना। आपको प्रोडक्ट पहचानना पेपर में आना चाहिए। यदि आपको बोल दे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट के साथ में क्या बनाओगे बताओ बच्चों, बताओ भाई। देखो इसके साथ में यदि 3 डिग्री देगा, क्या देगा, 3 डिग्री। यदि देखो ये KMnO और H+ है तो यहाँ कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। यदि आपको KMnO पर H+ दे दिया तो आपको क्या बनेगा, एसिड। क्या बने आप, कि जब आप 3 डिग्री देगा, 3 डिग्री में तो आपको देखो एल्कीन बन सकता है, एल्कीन बन सकता है और कीटोन बन सकता है। जैसे आपने यहां बना के देखोगे तो ये 2 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री, तो देखो 1 डिग्री, यदि 1 डिग्री एल्कोहल देगा, समझो एल्कीन की बात करें KMnO4 और H+ के साथ में, तो देखो यहाँ आपको दे रहा है प्रोपेनॉन। आगे बात समझो, 2 डिग्री है ये। ठीक है, यदि आपको एल्कीन ही दे और KMnO4 दे दे स्ट्रॉन्ग, तो आपको एसिटिक एसिड के 2 मोल बन जाएंगे। आपको क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड के 2 मोल। अब देखो ओजोनी अपघटन में आपको एक बात याद रखनी है, ओजोनी अपघटन में
जैसे आपको दिया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आपको फ्रेगमेंट हमेशा देगा। ओजोनी अपघटन में आपको ZNO याद रखना है, ZNO के साथ उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, कैसे होगी बताओ। जैसे आपने ये बनाया CH3C, यहां आप क्या बनोगे, टॉप बना लो। ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, इसको जब तोड़ोगे ना तो ये इस तरीके से तोड़ना है, अलग कर लो इनको। तो देखो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H। अर्थात आपको जब तोड़ोगे ना तो बैलेंसिंग कंप्लीट किससे करना है, हाइड्रोजन से। तो आपको पता पड़ जाएगा कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा। यदि आपको यहाँ CH3 दे रखा है तो कीटोन बन जाएगा, और यदि CH3 नहीं दे रखा तो कीटोन बन जाएगा। आगे बात समझ में, चलो जी समझ लो इसको। ओजोनी अपघटन समझ लो। ओजोनी अपघटन में देखो आपको ये कराना है ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन में क्या होगा, इस तरीके से बना लेना है, इस क्लेटन को इस तोड़ लो, ऐसे तोड़ोगे, इसके बाद में Zn और यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो एथेनॉल बन जाएगा और मिथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको कीटोन दे रखा हो, अब देखो इसको तोड़ोगे ना तो इधर और इधर O लगा दो, लगाओगे तो एक तो बनेगा मिथेनॉल अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड और एक बन जाएगा कीटोन। अगर आपको भौलकीकरण कराना है, क्या कराना है जी, भौलकीकरण। भौलकीकरण कर कराओगे, जैसे पॉलीथीन वगैरह होते हैं ना, ये सारे होते हैं पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन। जैसे आपने एथीन का पॉलीमराइजेशन करा दिया तो क्या बन जाएगी, पॉलीथीन बन जाएगी। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन देखो, रिएक्शन आपको ये कैसे करानी पड़ेगी बताओ भाई, ये आपको कैसे करानी पड़ेगी। यदि आप एथीन का उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हो